हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन पोर्टल ऑफ द इंजीनियर्स। तो स्टूडेंट, जैसा कि हम लोगों ने लेक्चर नंबर 8 तक डिस्कस किया था मेटल कटिंग के बारे में, और हमारा लेक्चर नंबर 8 मेटल कटिंग में टूल प्रॉपर्टीज़ पे कंप्लीट हुआ था। तो अब स्टूडेंट हम लोग का नया टॉपिक होगा नॉन कन्वेंशनल मशीनिंग। जैसा कि हम लोग इसके पहले कन्वेंशनल मशीनिंग के बारे में पढ़ रहे थे, अभी उसमें भी कई पार्ट हमारे रिमेन हैं, जैसा कि ग्राइंडिंग हो गया, मिलिंग हो गया और ड्रिलिंग हो गया, लेथ, शेपर, प्लेनर्स, रोटर। तो इस तरीके से पार्ट हमारे रिमेन हैं। तो इससे पहले हम नॉन कन्वेंशनल मशीनिंग के बारे में स्टडी कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग आगे के पार्ट की तरफ बढ़ेंगे। तो चलिए, हमने जैसा कि पहले लेक्चर में ही आपको बता दिया था कि कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल में क्या डिफरेंस होता है। कन्वेंशनल मशीनिंग मतलब जब टूल हमारा वर्कपीस के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट करे और मटेरियल को रिमूव करे, तो ऐसी मशीनिंग को कन्वेंशनल मशीनिंग कहते हैं। और नॉन कन्वेंशनल में जब टूल वर्कपीस के बीच में थोड़ा सा गैप हो और बीच में एक वर्किंग मीडियम काम करे और देन मटेरियल हमारा रिमूव हो, तो ऐसी मशीनिंग को हम नॉन कन्वेंशनल मशीनिंग के नाम से जानते हैं। तो चलिए हम उसी से स्टार्ट करते हैं। नॉन कन्वेंशनल मशीनिंग में सबसे पहले देखिएगा, हमारी पहली हेडिंग हम लोग देखते हैं कि नॉन कन्वेंशनल मशीनिंग में जो एनर्जी यूज होती है जिससे हम मटेरियल को रिमूव करते हैं, वो एनर्जी हमारी किस किस टाइप से यूज होती है, कौन कौन से टाइप की एनर्जी हमारी यूज होती है। जैसे सबसे पॉइंट नंबर 1 देखें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी में या तो एसी पावर या तो डीसी पावर का यूज हम करते हैं। इस तरीके से एसी या डीसी पावर का यूज करते हैं। देन नेक्स्ट एनर्जी हमारी होती है केमिकल एनर्जी। केमिकल का मतलब वर्कपीस के बीच में कुछ केमिकली एक्शन होता है और केमिकल से मटेरियल रिएक्ट करता है, देन वहाँ से मटेरियल लेयर बाय लेयर रिमूव होने लगता है। हम लोग आगे पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग, वो इसी केमिकल एनर्जी बेस पे मटेरियल को रिमूव करता है। नेक्स्ट हमारा देखिए थर्मल एनर्जी। थर्मल का मतलब जो हीट हम लोग देंगे, हीट एनर्जी देंगे, उसके माध्यम से अगर मटेरियल हमारा रिमूव होगा तो इस तरीके के मटेरियल को हम बोलते हैं थर्मल एनर्जी। थर्मल का मतलब हीट। जैसे हम लोग पढ़ेंगे प्लाज्मा आर्क मशीनिंग में, तो वहाँ जो प्लाज्मा बनने में जो हीट जनरेट हो रही है वो थर्मल एनर्जी होती है, इस तरीके से। नेक्स्ट देखें थर्मोकेमिकल एनर्जी। जब हीट के साथ साथ केमिकल रिएक्शन भी हो तो वहाँ पर हमारा हीट मतलब थर्मल एनर्जी होगा और केमिकल एनर्जी होगा, तो दोनों के रिएक्शन से मटेरियल रिमूव होगा। तो ऐसी एनर्जी को हम लोग कहेंगे थर्मोकेमिकल एनर्जी। नेक्स्ट देखिए इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी। जब हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी आए और केमिकल एक्शन हो तो उस तरीके से मटेरियल रिमूव हो, तो ऐसे मटेरियल को, ऐसे एनर्जी को इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी कहते हैं। जैसे हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल ग्राइंडिंग हो जाए, इलेक्ट्रोकेमिकल ग्राइंडिंग अभी हम 1 बाय 1 पढ़ाएंगे, तो इस तरीके से ये हो जाए। लास्ट हमारा होता है लाइट एनर्जी। लाइट एनर्जी जैसे हम लेजर का यूज करते हैं, लेजर बीम मशीनिंग में, इलेक्ट्रॉन का यूज करते हैं इलेक्ट्रॉन बीम मशीनिंग में, तो जो लेजर बीम मशीनिंग में लाइट एनर्जी के माध्यम से हम मटेरियल को रिमूव करते हैं। तो इस तरीके से इतने सारे एनर्जी टाइप हमारे हैं जिनका उपयोग हम मटेरियल को रिमूव करने में करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट बात करते हैं मीडियम ऑफ एनर्जी। अच्छा, ये सारी एनर्जी तो थी, लेकिन ये एनर्जी किस मीडियम में आगे जाके, क्योंकि मैंने कहा वर्कपीस और टूल के बीच में गैप होगा, तो गैप होगा तो एनर्जी जो हमारी ट्रांसमिट होगी किसी मीडियम के थ्रू ट्रांसमिट होगी, तब जाके मटेरियल को रिमूव करेगी। तो वो कौन कौन सा मीडियम होना चाहिए, चलिए उस पर हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमारा मीडियम की बात करेंगे, तो जैसे हमने लिखा लाइट मीडियम। अगर हम लेजर बीम मशीनिंग की बात करते हैं तो वहाँ पर जो एनर्जी हम ट्रांसमिट करते हैं वो किस मीडियम के थ्रू करते हैं, लाइट मीडियम के थ्रू करते हैं, प्रकाश मीडियम के थ्रू करते हैं। सेकेंड पॉइंट देखिए रेडिएशन। रेडिएशन इलेक्ट्रॉन बीम मशीनिंग हम लोग करते हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन बीम का रेडिएशन होता है उसके माध्यम से हम मटेरियल को रिमूव करते हैं। तो इस तरीके से सेकेंड पॉइंट हमारा मीडियम होता है रेडिएशन। थर्ड पॉइंट हमारा देखिएगा इलेक्ट्रॉन। वही रेडिएशन के बाद जो इलेक्ट्रॉन बीम मशीनिंग में जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, वो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, बंडलों के रूप में इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ते हैं और मटेरियल को स्ट्राइक करके रिमूव करते हैं। नेक्स्ट देखिएगा
आयन। आयन का मतलब देखिएगा, जब हम बात करेंगे प्लाज्मा आर्क मशीनिंग की, तो वहाँ जो प्लाज्मा बनती है, जब किसी गैसियस फॉर्म को हम लगभग 5300 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करते हैं, तो वो जो गैसियस स्टेट होती है, वो गैसियस स्टेट अपने आयनों में टूटना शुरू हो जाती है, मतलब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में टूटना शुरू होती है। उसके बाद उसका टेम्परेचर और हम राइज करते हैं, तो लगभग 11000 डिग्री सेंटीग्रेड से 27000 डिग्री सेंटीग्रेड तक के बीच में वो जो गैसियस फॉर्म है अपने आयनों में पूरी तरीके से टूट चुकी होती है, और उसी आयोनाइजेशन स्टेट को हम प्लाज्मा बोलते हैं। उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। उस प्लाज्मा का उपयोग हम मेटल कटिंग में करते हैं, वेल्डिंग में करते हैं। तो इस तरीके से हमारा ये प्लाज्मा होता है। तो प्लाज्मा में हम क्या करते हैं, आयोनाइजेशन स्टेट ऑफ प्लाज्मा यूज करते हैं। नेक्स्ट देखिए, वाटर मीडियम का यूज करते हैं। जैसे हम पढ़ते हैं वाटर जेट मशीनिंग, ये हमारी फ्लैट सरफेस हो जाए, ये नोजल हो जाए, और हाई वेलोसिटी से वाटर इस पर क्या करे, इम्पैक्ट करे, तो वाटर यहाँ के मॉलिक्यूल को रिमूव करना शुरू कर देगा। तो इस तरीके से वाटर मीडियम होता है। नेक्स्ट देखिए, वाटर के बाद प्लाज्मा, ये प्लाज्मा मैंने आपको बताया। प्लाज्मा के बाद अल्ट्रासोनिक। अल्ट्रासोनिक का मतलब, जब हम लोग अल्ट्रासोनिक मशीनिंग पढ़ेंगे, तो जो अल्ट्रासोनिक वेव्स होती हैं, उन वेव्स के माध्यम से हम मशीनिंग करते हैं। तो ऐसे मीडियम को हम बोलेंगे अल्ट्रासोनिक मीडियम। नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, एटमॉस्फेयर। जब हम लोग एटमॉस्फेरिक मीडियम का यूज करते हैं, जैसे एब्रेसिव जेट मशीनिंग में एब्रेसिव पार्टिकल्स को नोजल के थ्रू बहुत हाई वेलोसिटी से वर्कपीस पर इम्पैक्ट कराते हैं, जिससे मटेरियल हमारा रिमूव होता है। तो इस तरीके से हमारा होता है एटमॉस्फेयर। मतलब दीज आर द टाइप ऑफ मीडियम ऑफ एनर्जी। देन नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं। चलिए, अब ये एनर्जी मीडियम था, तो उसके बाद देखिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में इससे क्वेश्चन बनते हैं। मटेरियल रिमूवल, नॉन कन्वेंशनल। जैसे कन्वेंशनल में हमने देखा था मटेरियल हमारा चिप के फॉर्म में रिमूव हो रहा था, तो नॉन कन्वेंशनल में किस फॉर्म में रिमूव होता है वो देखिएगा। पहले मटेरियल हमारा क्या होता है, शियर होता है। ऐसे देखिएगा, मटेरियल हमारा फर्स्ट क्या होगा, शियर होगा। शियर कैसे होगा, चलिए देखते हैं। देखिए, सपोज करिए कि ये हमारा वर्कपीस हो जाए इस तरीके से। अब ये वर्कपीस की सरफेस हो जाए, इस सरफेस के मटेरियल को रिमूव करना हो, इस मटेरियल को रिमूव करना हो, यहाँ पे एक नोजल लगा दें इस तरीके से, और इस नोजल को ऐसे कनेक्ट कर दें एक पंप से, और यहाँ इसको हम कनेक्ट कर दें एक टब से। अब यहाँ से वाटर आएगा और हाई वेलोसिटी से इसकी सरफेस पे इम्पैक्ट करेगा। जब इम्पैक्ट करेगा तो यहाँ पर इस वाटर की जो काइनेटिक एनर्जी है, टोटल काइनेटिक एनर्जी हमारी यहाँ पे इम्पैक्ट करके टोटल प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। और प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट होगी तो यहाँ पर फिर क्या होगा, हीट एनर्जी जनरेट करेगा, और हीट एनर्जी जनरेट करेगा तो इन वर्कपीस के जो मॉलिक्यूल हैं, उन मॉलिक्यूल के बीच में आप देखिए कौन सी बॉन्डिंग बनी हुई है, कोहेसिव बॉन्डिंग। कोहेसिव बॉन्डिंग को वीक करेगा, कोहेसिव बॉन्डिंग को वीक करेगा। देन जब ये मटेरियल और ये मटेरियल के बीच में देखिए, अगर ये कोहेसिव बॉन्डिंग वीक हो गई और ये इस तरीके से स्ट्राइक करेगा, तो यहाँ से जो मटेरियल होगा वो क्या करेगा, शियर कर जाएगा, और ये मॉलिक्यूल ऐसे बाहर चला जाएगा। तो इस तरीके से पहला जो एक्शन हमारा होता है वो शियर होता है। शियर के बाद देखिएगा स्लरी होता है। स्लरी मतलब एक गाढ़ा पेस्ट होता है। गाढ़ा पेस्ट का मतलब, जब ये मटेरियल, अभी आपको एब्रेसिव, देखें आपको केमिकल मशीनिंग में बताएंगे स्लरी क्या होता है। स्लरी एक गाढ़ा पेस्ट होता है। ये मटेरियल अगर हमारा यहाँ पे लिक्विड जाए और यहाँ पे एक्शन से मटेरियल को रिमूव करें, तो यहाँ पे देखिएगा इस तरीके से ये मटेरियल रिमूव होगा, और ये लिक्विड स्लरी भी यहाँ दोनों आके कलेक्ट होने लगेंगे। तो ये जो लिक्विड बनेगा, कौन सा लिक्विड, वर्कपीस का मॉलिक्यूल भी मिक्स होगा उसमें, और एब्रेसिव पार्टिकल्स भी मिक्स होंगे। दोनों को मिक्स करके जो यहाँ बनेगा उसी को हम बोलते हैं स्लरी या गाढ़ा पेस्ट। तो स्लरी के फॉर्म में भी मटेरियल रिमूव होता है। नेक्स्ट हमारा होता है केमिकल सब्लिमेशन। अब केमिकल सब्लिमेशन क्या होता है वो देखिएगा।
जैसे देखिए स्टूडेंट, ये हमारा वर्कपीस हो जाए ऐसे, और इस वर्कपीस को हम यहाँ पे रख दें और इसमें हम क्या करें, केमिकल को, कोई दूसरा केमिकल इस पे हम फिल कर दें, तो ये वर्कपीस पूरा केमिकल में डिप हो जाएगा और इसके साथ केमिकली रिएक्ट करेगा, केमिकली रिएक्ट करेगा। तो जिस वजह से ये मॉलिक्यूल क्या होंगे, रिमूव होने लगेंगे और रिमूव होकर यहाँ पे कलेक्ट होने लगेंगे। तो इस तरीके से मटेरियल जो रिमूव हो रहा है उसे बोलते हैं केमिकल सब्लिमेशन। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, पाउडर फॉर्म। पाउडर फॉर्म का मतलब क्या होता है वो समझिएगा। देखिए, पाउडर फॉर्म का मतलब ये है, सपोज करिए कि ये हमारा वर्कपीस हो और इस तरीके से हमारा वर्कपीस हो और वही नोजल हम यूज करेंगे, लेकिन अब की बार इस नोजल में हम एब्रेसिव स्लरी लिक्विड की जगह क्या करेंगे, यहाँ से जो हम भेज रहे थे यहाँ पे हम एब्रेसिव पार्टिकल भेजेंगे, स्लरी लिक्विड नहीं भेजेंगे, एब्रेसिव पार्टिकल, एब्रेसिव पार्टिकल भेजेंगे। एब्रेसिव पार्टिकल का मतलब जैसे डायमंड की डस्ट हो गई है ना, डायमंड की डस्ट हो गई या कोरंडम की डस्ट हो गई या सिरेमिक की डस्ट हो गई या कार्बाइड की डस्ट हो गई, उन सारे डस्ट पार्टिकल्स को हम इसमें फिल कर देंगे और उसके बाद यहाँ पे हाई प्रेशर से इसको हम क्या करेंगे, नोजल के थ्रू इस पर इम्पैक्ट कराएंगे। तो जो ये एब्रेसिव पार्टिकल होंगे कुछ इस तरीके से इनका शेप होगा, ऐसा शेप होगा, मतलब इस पर एक एजेस होती हैं। जो एब्रेसिव पार्टिकल होते हैं वो सर्कुलर या स्फेरिकल नहीं होते हैं, उनमें एजेस होती हैं। तो वो अपनी एज के साथ जब इस पर टकराएगा तो यहाँ से इस मटेरियल को स्क्रैच करता हुआ आगे बढ़ेगा। स्क्रैच करेगा मतलब इस मटेरियल को क्या करेगा, तोड़ेगा, हल्का सा तोड़ेगा और फिर आगे बढ़ेगा। तो इस तरीके से जो मटेरियल रिमूव होगा वो किस फॉर्म में रिमूव होगा, वो पाउडर फॉर्म में रिमूव होगा। यहाँ से मटेरियल टूटेगा और पाउडर फॉर्म में ये और ये दोनों अलग हो जाएगा। इसी तरीके से ब्लास्टिंग होता है। अब स्पार्क इरोजन देखिए, जो हम लोग ईडीएम प्रोसेस पढ़ते हैं, अब ईडीएम में जो मटेरियल रिमूव होता है वो स्पार्क इरोजन होता है। अभी ईडीएम का डायग्राम बना हुआ है, उसी पे हम लोग शुरू करेंगे। ये होता है, नेक्स्ट होता है मेल्टिंग एंड नेक्स्ट होता है वेपोराइजेशन। तो जो हम लोग लेजर बीम मशीनिंग और इलेक्ट्रॉन बीम मशीनिंग में मटेरियल को रिमूव करते हैं तो वहाँ पर मेल्टिंग और वेपोराइजेशन मतलब वेपर फॉर्म में मटेरियल बन के रिमूव होने लगता है। तो इस तरीके से स्टूडेंट ये हमारा होता है, इतने फॉर्म में मटेरियल रिमूव होता है। तो ये हो गया। अब हम ये देखते हैं कि हम नॉन कन्वेंशनल मशीनिंग क्यों करते हैं, हमें रिक्वायर्ड क्यों होती है नॉन कन्वेंशनल मशीनिंग की। तो चलिए, हमारी हेडिंग है देखिए, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग डालेंगे नॉन कन्वेंशनल मशीनिंग रीजन, रीजन ऑफ NCM। अब हम इसका शॉर्ट नेम लिख रहे हैं, नॉन कन्वेंशनल मशीनिंग के रीजन क्या होते हैं। तो सपोज करिए कि जब कोई बहुत ज़्यादा हार्ड सरफेस हो जिस पे कन्वेंशनल टूल हमारा मटेरियल को काट ही ना पा रहा हो, तो उस समय हम क्या करेंगे, नॉन कन्वेंशनल मशीनिंग का उपयोग करेंगे। तो पहला पॉइंट हमारा होता है यूज फॉर हार्ड मटेरियल। सेकेंड पॉइंट देखिएगा, अगर मटेरियल बहुत ज़्यादा भंगुर हो, ब्रिटल हो, ब्रिटल मतलब जैसे ग्लास, आप सपोज देखिए ग्लास देखिए, अगर ग्लास में कोई होल बनाना हो तो ग्लास में अगर होल बनाना हो और कन्वेंशनल के थ्रू आप टूल लगाएंगे तो वो ग्लास क्या होगा, चिटक जाएगा, टूट जाएगा। तो उसे हम क्या करेंगे, नॉन NCM के थ्रू हम उस पर होल बनाएंगे। तो इस तरीके से हमारा होता है यूज फॉर वेरी हार्ड, वेरी हार्ड कह सकते हैं या हार्ड से बढ़िया कह सकते हैं। जैसे ग्लास हमारा हो गया, तो ग्लास हमारा कैसा, ब्रिटल मटेरियल होता है, हाई या ब्रिटल, ब्रिटल मटेरियल।
इस तरीके से होता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा देखिएगा, अब इसके साथ साथ अगर सपोज करिए कि हमें सरफेस फिनिशिंग बहुत ज़्यादा एक्यूरेट फाइंड करनी हो तो हम कन्वेंशनल में कभी भी नहीं अचीव करवाएंगे, तो हम एनसीएम में अचीव करेंगे। तो हमें क्या करना है, अचीव हाई सरफेस फिनिश। बहुत ज़्यादा सरफेस फिनिश अगर हमें अचीव करना हो तो इस तरीके से हम नॉन कन्वेंशनल मशीनिंग का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, अगर हमें देखिए ये हो गया मटेरियल में, सपोज करिए कन्वेंशनल के थ्रू जब हम मशीनिंग करते हैं तो वहाँ हीट जनरेट होती है जिससे मटेरियल की कौन सी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज होने की संभावना रहती है और मटेरियल की मतलब इंटरनल स्ट्रेंथ भी हमारी चेंज हो सकती है। लेकिन जब हम एनसीएम के थ्रू करेंगे तो उस मटेरियल में हीट जनरेशन बहुत कम होगा, तो इस तरीके से वो मटेरियल हमारा क्या रहेगा, सेफ रहेगा, है ना। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं, हमारा सेफ फॉर चेंजिंग मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, तो इस तरीके से ये हमारा होता है। अब इतने सारे रीजन हमारे होते हैं नॉन कन्वेंशनल को एडॉप्ट करने के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसके कुछ डिसएडवांटेज भी होंगे। अगर हम इसके इतने सारे एडवांटेज हैं तो इसके कुछ डिसएडवांटेज भी होंगे। चलिए डिसएडवांटेज के बारे में देख लेते हैं, क्या डिसएडवांटेज है। देखिए यहीं पे देख लीजिए, डिसएडवांटेज ओवर कन्वेंशनल मशीनिंग। कन्वेंशनल की अपेक्षा इसके क्या क्या डिसएडवांटेज हो सकते हैं, तो आप समझिए सबसे पहले इसका मटेरियल रिमूवल रेट क्या होता है, बहुत स्लो होता है। ये मॉलिक्यूलर लेवल पे मशीनिंग करता है तो इसका एमआरआर क्या होता है, बहुत स्लो होता है ना। एमआरआर लो। सेकेंड पॉइंट बात करते हैं, अब एमआरआर लो होता है। सेकेंड पॉइंट बात करते हैं, जब किसी वर्कपीस पे एज बनानी हो, धार बनानी हो, शार्प एज बनानी हो, तो उस समय हमारा नॉन कन्वेंशनल से कभी नहीं बना सकते हैं। तो शार्प एज कैन नॉट बी प्रोड्यूस। थर्ड पॉइंट बात करते हैं, देखिए कन्वेंशनल में हमारा क्या था, फ्लोरिंग एरिया। फ्लोरिंग एरिया मतलब आप समझिए कि जो हमारा सरफेस मशीन घेरती है उसमें बहुत कम होता है। और एनसीएम में क्या होता है, आप देखिए जैसे इस तरीके की एक मशीन बनी हुई है, अगर केवल इतने की बात करेंगे तो देखिए काफ़ी हैवी सेटअप होता है और इस सेटअप के लिए काफ़ी ज़्यादा फ्लोर एरिया हमारा कवर करता है। तो इस तरीके से हमारा नेक्स्ट पॉइंट कर सकते हैं, कवर मोर फ्लोर एरिया। अब बात करते हैं पावर की, पावर सोर्स की बात करते हैं। तो कन्वेंशनल में लो पावर रिक्वायर्ड होती थी मटेरियल को रिमूव करने के लिए, लेकिन नॉन एनसीएम में क्या होता है, हाई पावर रिक्वायर्ड होती है मटेरियल को रिमूव करने के लिए। इन सारी चीज़ों को ऑपरेट करने के लिए हाई पावर की रिक्वायर्ड होती हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा होता है हाई पावर रिक्वायर्ड। इस तरीके से हमारा होता है। अब अगर कॉस्ट की बात करेंगे, तो इसकी कॉस्ट कन्वेंशनल से क्या होती है, ज़्यादा होती है, लेकिन फिनिशिंग इसकी बेटर आती है। तो इसीलिए इसे क्या करते हैं, कुछ सेलेक्टिव वर्कपीस के लिए यूज करते हैं, हर वर्कपीस के लिए इस पर यूज नहीं करते हैं। तो ये हमारे थे
ये हमारे इतने डिसएडवांटेज थे किसके, एनसीएम के, डिसएडवांटेज ऑफ एनसीएम ओवर कन्वेंशनल मशीनिंग। चलिए स्टूडेंट, इतना तो हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन था कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल का। अब हम लोग शुरू करते हैं थोड़ा सा इसके 1 बाय 1 मशीनिंग के बारे में। वन बाय वन मशीनिंग के बारे में हम लोग शुरू करते हैं। तो जैसे देखिए कि फर्स्ट मशीनिंग, ऐसे देखिए पहली मशीनिंग हम लोग स्टार्ट करते हैं EDM। इसका पूरा नाम होता है इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीनिंग। इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीनिंग, इसको एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीनिंग को स्पार्क इरोजन मशीनिंग और स्पार्क इरोजन मशीनिंग। तो इस तरीके से स्टूडेंट ये हमारी EDM होती है। अब इस पे हम लोग देखते हैं कि इसका क्या फंडामेंटल बेस होता है और इसका नाम EDM क्यों पड़ा और ये कैसे वर्किंग करती है। तो चलिए एक डायग्राम की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं, डायग्राम की तरफ आगे बढ़ते हैं और इसमें हम लोग देखते हैं कि कैसे कैसे क्या हो रहा है। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, हमारे पास सपोज करिए कि एक ऐसा वर्कपीस हो जिसमें कन्वेंशनल टूल जाकर मशीनिंग कर ही ना पाए। जैसे हमने आपको यहाँ पे एक बना दे रहे हैं, सपोज करिए अगर कुछ इस तरीके का टूल हो, जैसा हमारा इसमें वर्कपीस हो, जैसा हमारा इसमें बना हुआ है। देखें ऐसा वर्कपीस हो, आप यहाँ पे फील करिए, अगर हम बात करें इस मटेरियल के इनर सरफेस पे, ये पूरा जब ऐसे जाएगा, ऐसे आएगा, तो इसके जो इनर सरफेस की बात हो रही है, इनर सरफेस मतलब यहाँ पे, यहाँ की बात हो रही है। तो यहाँ पे अगर मशीनिंग करना हो या इसके इनर सरफेस या इस वाल पे अंदर की ओर मशीनिंग करना हो, इस वाल पे अंदर की ओर मशीनिंग करना हो और इसके बीच का गैप अगर हमारा बहुत कम हो, ये जो गैप हमारा हो क्या हो, लेस हो, तो उस समय क्या होगा, अगर टूल का साइज ऐसे बड़ा होगा तो इस तरह से टूल इसके अंदर नहीं जा पाएगा और टूल हो सकता है यहाँ तक थोड़ा बहुत जा भी पाए, लेकिन इसके इंटरनल सरफेस की मशीनिंग और इसके इंटरनल सरफेस की मशीनिंग नहीं कर पाएगा। तो उस समय हम क्या करते हैं, हमें रिक्वायर्ड है इसकी भी मशीनिंग करने के लिए। सपोज करिए कि एक की स्लॉट है, अब इसको हमें बेहतर सरफेस फिनिश बनाना है ताकि हमारा फ्रैक्शन कम से कम हो सके। तो रिक्वायर्ड तो है लेकिन टूल हमारा नहीं जा पाएगा। तो उस समय हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिएगा ये जो वर्कपीस हमने बनाया हुआ था, ये जो वर्कपीस देखिए यहाँ पे देखिए, इस तरीके का एक वर्कपीस हमने प्रोड्यूस किया था। ये जो हमने बनाया था एक वर्कपीस ऐसा, देखिए ये जो वर्कपीस हमारा बना हुआ है, आप देखिए इस वर्कपीस में इस तरीके से ऐसा हमने एक स्लॉट बनाया हुआ है, ये पूरा हमारा वर्कपीस हो गया। अब इस वर्कपीस की इंटरनल सरफेस पे मशीनिंग करनी थी, इंटरनल सरफेस पे मशीनिंग करनी थी। तो हमने क्या किया कि सबसे पहले इस वर्कपीस को एक फिक्सचर के ऊपर रखा और फिक्सचर को टेबल के ऊपर रखा, है ना। हमने सबसे पहले क्या किया, यहाँ पर एक टेबल लिया, एक टेबल लिया और टेबल को किसके ऊपर रखा, टेबल के ऊपर हमने फिक्सचर को रखा ताकि वर्कपीस को आसानी से पकड़ सके। अब फिक्सचर के ऊपर हमने ये वर्कपीस रखा, वर्कपीस रखा। अब इसके बाद देखिए क्या किया हमने, एक क्लोज्ड कंटेनर बना दिया, एक क्लोज्ड कंटेनर बना दिया। देखिए समझिएगा, क्लोज्ड कंटेनर बना दिया। फिर उसके बाद हमने क्या किया, इस क्लोज्ड कंटेनर में हमने एक लिक्विड को भर दिया। ये देखिए हमने एक लिक्विड को भर दिया और इसमें कौन सा लिक्विड हम भरते हैं, यही सब क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। इसमें हम
डाई इलेक्ट्रिक फ्लूइड भरते हैं। डाई इलेक्ट्रिक फ्लूइड, सिंपल से अगर हम बात करें तो देखिए हम मशीनिंग करते हैं तो हमारे पास दो फ्लूइड होते हैं, एक होता है डाई इलेक्ट्रिक और एक होता है इलेक्ट्रोलाइट। देखिए जो सिंपल सा ऐसे देखिएगा NaCl होता है, HCl होता है, NaOH होता है, इस तरीके के जो हमारे फ्लूइड होते हैं ये हमारे कहलाते हैं इलेक्ट्रोलाइट कहलाते हैं। और इन इलेक्ट्रोलाइट का उपयोग हम लोग करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग में, ECM में करते हैं। और जब हम डाई इलेक्ट्रिक की बात करते हैं तो सिंपल सा केरोसिन ऑयल का उपयोग कर लेते हैं। जब हम डाई इलेक्ट्रिक की बात करेंगे तो वहाँ केरोसिन ऑयल का उपयोग करेंगे। केरोसिन ऑयल हमेशा एक्ट एज ए डाई इलेक्ट्रिक फ्लूइड होता है और NaCl या HCl एक इलेक्ट्रोलाइट की तरह यूज होता है। अब इसमें देखिएगा जब ईडीएम की बात करेंगे तो डाई इलेक्ट्रिक फ्लूइड का यूज करते हैं यहाँ पे ईडीएम के लिए, और जब ECM की बात करेंगे तो इलेक्ट्रोलाइट फ्लूइड का यूज करते हैं। ये क्वेश्चन आपका बार बार पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में, चाहे वो गेट हो, ES हो, JEE हो, किसी भी एग्जाम में ये पूछा जाता है इलेक्ट्रोलाइट का उपयोग किस में करते हैं, EDM, ECM, LBM, UBM, इस तरीके से। तो चलिए ये हमारा हो गया। अब इसमें देखिए हमने हेडिंग डाला था इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीनिंग, तो यहाँ पे हम किसका यूज करेंगे, इलेक्ट्रोलाइट का नहीं करेंगे, हम लोग डाई इलेक्ट्रिक फ्लूइड का करेंगे। तो यहाँ पे हमने डाई इलेक्ट्रिक फ्लूइड, इस कंटेनर में हमने डाई इलेक्ट्रिक फ्लूइड भर दिया। और डाई इलेक्ट्रिक फ्लूइड में हमने कौन सा फ्लूइड भर दिया, केरोसिन ऑयल हमने इसमें भर दिया। अब इसमें क्या होगा, जब हमने केरोसिन ऑयल को भरा तो देखिए ये केरोसिन ऑयल क्या, यहाँ तक अगर हमने भर दिया तो वो इस वर्कपीस के गैप में भी आकर फिल हो जाएगा। वर्कपीस के गैप में भी भर गया और इधर भी पूरा हर जगह अपना स्पेस को भर दिया। अब हमने क्या किया, वर्कपीस का जो हमारा होल था जिस पे मशीनिंग करना था उससे छोटे साइज का, उससे कम साइज का एक टूल बनाया। ये जो हमने बनाया यहाँ पे आप देखिएगा, ऐसे देखिएगा, इसको हम हैचिंग लाइन से क्रिएट दिखा रहे हैं। ये हमारा एक सॉलिड टूल हो गया। इस तरीके से देखिए स्टूडेंट, ये हमने टूल बनाया। अब इस टूल का विड्थ देखिए, ये विड्थ हम उतनी रखते हैं जितने दूर तक मशीनिंग करनी हो, डेप्थ भी उतनी रखेंगे जहां तक मशीनिंग करनी हो, लेकिन हमेशा इसका साइज, विड्थ और डेप्थ का साइज स्मॉल रखेंगे। ऐसा स्मॉल रखेंगे कि ये वर्कपीस के किसी भी वाल पर टच ना हो पाए। अगर टच हो जाएगा तो वो हमारा नॉन कन्वेंशनल नहीं कहलाएगा, फिर वो कन्वेंशनल कहलाएगा। तो इस तरीके से हमारा टूल होगा। टूल के साइज को थोड़ा सा स्मॉल हमने रख दिया। अब हमने क्या किया कि टूल को देखिएगा इस तरीके से, और ये टूल हम किस मटेरियल का लेते हैं, जब ये हमारा कन्वेंशनल हो, ये होगा ईडीएम होगा, तो ये याद रखिएगा ईडीएम के लिए जो टूल मटेरियल होता है, जो टूल मटेरियल होता है वो या तो कॉपर का रखते हैं या ब्रास का रखते हैं, या कॉपर या ब्रास। कॉपर या ब्रास का हमने एक टूल बना लिया। देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारा टूल हो गया। अब इस टूल को होल्ड करने के लिए एक हम क्या लगाते हैं, टूल होल्डर लगाते हैं। ये यहाँ पे आप देखिए इस तरीके से, ये जो डिवाइस हमारे पास लगी हुई है इसे हम बोलते हैं टूल होल्डर। अब ये टूल होल्डर क्या करता है, इस टूल को होल्ड करता है, मतलब टूल को, जैसे ये हमारा होल्डर है और ये हमने टूल को पकड़ लिया है। अब इसके बाद इस टूल होल्डर को हम कनेक्ट कर देते हैं सर्वो कंट्रोल्ड यूनिट से। अभी इसका भी मतलब बताते हैं, सर्वो कंट्रोल्ड यूनिट क्या होती है। ये हम कनेक्ट कर देते हैं सर्वो कंट्रोल्ड यूनिट से। तो ये जो सर्वो कंट्रोल्ड यूनिट है वो हमेशा इस वर्कपीस और टूल के बीच के गैप को मेंटेन रखती है। सपोज करिए कि ये वर्कपीस की विड्थ बहुत ज़्यादा हो, तो उस समय हम क्या करेंगे, जितनी विड्थ होगी क्या उतनी विड्थ के बराबर का टूल लेंगे, नहीं बनाएंगे, बहुत ज़्यादा कॉस्ट हमारी आ जाएगी।
हम छोटे साइज का टूल बनाएंगे और ये क्या करेंगे, इस टूल को लगातार पीछे की ओर मशीनिंग करते हुए आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो जिससे क्या होगा, अब वो जो पीछे की ओर हम मशीनिंग कर रहे हैं, जब टूल का हम मूवमेंट देंगे तो उसे एक सर्वो कंट्रोल्ड यूनिट के थ्रू मूवमेंट देंगे, जिस वजह से हमें ये पता होना चाहिए कि टूल और वर्कपीस के बीच में कभी भी कांटेक्ट ना हो। तो इसी को मतलब टूल के फीड को मेंटेन करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, सर्वो कंट्रोल्ड यूनिट। टूल के फीड और स्पीड को मेंटेन करने के लिए सर्वो कंट्रोल्ड यूनिट का उपयोग करते हैं। तो ये तो हमारा यहाँ तक का पार्ट हो गया, सर्वो कंट्रोल्ड यूनिट तक का पार्ट हो गया। अब आगे देखिए क्या करते हैं हम लोग, देखिए उसके बाद हम क्या करते हैं, एक डीसी पावर सप्लाई लेते हैं। ये याद रखिएगा कि हमेशा यहाँ पे देखिएगा जो हम पावर लेते हैं, ऑलवेज इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीनिंग में डीसी पावर सप्लाई लेते हैं। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीनिंग में डीसी पावर सप्लाई लेते हैं। अब ये डीसी पावर सप्लाई हमने ले लिया, तो पावर सप्लाई में एक एंड नेगेटिव टर्मिनल होता है और एक एंड पॉजिटिव टर्मिनल होता है। जब दोनों को हम कनेक्ट कराते हैं तो हमारा सर्किट कंप्लीट होता है, जिससे हमारी करंट फ्लो करती है निगेटिव से पॉजिटिव की ओर। तो अब यहाँ पे देखिएगा हम क्या करते हैं कि जब इस सर्किट में हमने क्या किया, एक निगेटिव टर्मिनल निकाला और एक पॉजिटिव टर्मिनल निकाला। अब यहाँ देखिए इस पॉजिटिव टर्मिनल को हम किससे, वर्कपीस से कनेक्ट कर देते हैं। ये भी ध्यान रखिएगा, वर्कपीस कनेक्टेड विथ पॉजिटिव टर्मिनल, इट मीन्स वर्कपीस एक्ट एज एनोड। देखिए जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है वो एनोड की तरह वर्किंग करता है। उसके बाद बात करते हैं, अब टूल की बात करते हैं। तो टूल को हम निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देते हैं। टूल कनेक्टेड विथ नेगेटिव टर्मिनल, it means tool act as कैथोड। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीनिंग में टूल को हम कैथोड बनाते हैं, लेकिन इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग में हम वर्कपीस को कैथोड बनाते हैं। और इस पॉइंट से भी क्वेश्चन पूछा गया है, बना भी है और बन भी जाएगा, बनेगा भी आगे। तो इस तरीके से हमें याद रखना है कि हम टूल को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देते हैं और वर्कपीस को पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने कनेक्ट कर दिया, सब कुछ हमारा ओके हो गया। अब हमने क्या किया, इस पे जो डाई इलेक्ट्रिक फ्लूइड हमने मतलब फिल कर रहे थे, तो हम क्या किए, एक हमारे पास कंटेनर हो गया। इस तरीके से ये हमारे पास कंटेनर हो गया। अब इस कंटेनर में चाहे आप रेक्टेंगुलर कंटेनर को कंसीडर करिए, चाहे आप सर्कुलर या स्फेरिकल कंटेनर को कंसीडर करिए। तो ये जो हमारे पास कंटेनर हो गया, अब देखिए इस कंटेनर में हमने क्या भरा हुआ है, डाई इलेक्ट्रिक फ्लूइड। मतलब सिंपल सी बात करें तो हमने इसमें भरा हुआ है केरोसिन ऑयल। केरोसिन ऑयल। अब इस केरोसिन ऑयल को हम क्या करते हैं, पंप से कनेक्ट कर देते हैं। तो जब पंप हमारा हाई वेलोसिटी से मूव करेगा तो ये केरोसिन ऑयल को सक करेगा और सक करके आगे ले जाएगा। यहाँ से अब हम क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेप लगा के रखते हैं। स्टेप का मतलब देखिएगा, जब ये पंप हमारा घूमेगा तो पंप के बाद यहाँ पे हमने सपोज करिए ये लगा दिया फिल्टर, यहाँ पे हमने लगा दिया फिल्टर। अब फिल्टर लगाने का क्या मतलब था, फिल्टर इसलिए लगा दिया कि इसमें कोई डस्ट पार्टिकल्स, एब्रेसिव पार्टिकल्स ना जाने पाए, केवल केरोसिन ऑयल ही जाए, प्योर केरोसिन ऑयल जाए। बाकी डस्ट पार्टिकल्स यहाँ क्या हो जाएंगे, फिल्टर से फिल्ट्रेट हो जाएंगे। अब फिल्टर होने के बाद देखिए अब इसका प्रेशर भी मेंटेन रखना है, कितने प्रेशर से इसको हमें आगे भेजना है। तो उस तरीके से यहाँ पर एक हम लगा देते हैं प्रेशर गेज, यहाँ पर एक हम ऐसा प्रेशर गेज लगा देते हैं। इस तरीके से एक प्रेशर गेज होता है। अब ये प्रेशर गेज क्या करता है, लगातार इसके प्रेशर को मेजर करता रहता है।
हाई प्रेशर लो प्रेशर को मेंटेन करता रहता है। तो इस तरीके से एक प्रेशर गेज हो जाता है, इसका नाम हो गया प्रेशर गेज। चलिए आगे की बात करते हैं। अब प्रेशर गेज के बाद देखिए जो लिक्विड हमारा फ्लो कर रहा था उसका भी फ्लो हम मेजर करते रहते हैं कि कहीं उसका फ्लो कम है कि ज़्यादा है, कितना फ्लो चाहिए, तो हमें उस तरीके से फ्लो मीटर यहाँ पे आगे लगा देते हैं। ये जो हम लगाते हैं ये लगा देते हैं फ्लो मीटर। अब ये फ्लो मीटर हमारा क्या करता है, इस लिक्विड के फ्लो को मेजर करता रहता है, कंट्रोल करता रहता है। कंट्रोल द फ्लो ऑफ केरोसिन ऑयल या कंट्रोल द फ्लो ऑफ डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड, है ना। तो इस तरीके से फ्लो मीटर हो गया। अब फ्लो मीटर के बाद इसकी वेलोसिटी को बढ़ाने के लिए हम लोग नोजल का उपयोग करते हैं, नोजल का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर ये जो हमारा लगेगा, ये देखिए ये जो लगा हुआ है ये हमारा हो गया नोजल, इस तरीके से नोजल हो गया। तो ये सेकेंड पार्ट हमारा ये हो गया। फर्स्ट पार्ट हमने इधर डिस्कस किया और सेकेंड पार्ट हमने इधर डिस्कस किया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर पंप के थ्रू हमने इसको लिक्विड को राइज किया और हाई वेलोसिटी से यहाँ फिल्टर लगाया, गेज लगाया और आगे फ्लोमीटर लगा के नोजल के थ्रू। अब ये लिक्विड क्या करेगा, लगातार ये लिक्विड लगातार इधर की ओर फ्लो करता रहेगा, फ्लो करता रहेगा। तो होगा क्या, देखिए समझिए, जब इस कंटेनर से हम लिक्विड हटा दें और हमने वर्कपीस को पॉजिटिव टर्मिनल और टूल को निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया। हम जैसे पावर सप्लाई को ऑन करते हैं तो यहाँ से निगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन आकर यहाँ पर रुक जाएंगे, क्योंकि वर्कपीस और टूल के बीच में गैप है और इतना गैप रखते हैं कि इलेक्ट्रॉन जंप ना करने पाए, है ना। तो इस तरीके से गैप रखते हैं। तो अब उसके बाद गैप लगभग कितना रखते हैं वो भी देखिएगा। जो हम लोग टूल वर्कपीस गैप इज इक्वल टू, ये गैप से भी क्वेश्चन बना हुआ है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। ये रखते हैं लगभग 0.01 से 0.1 mm या कहीं कहीं ऐसा रखते हैं 0.025 से 0.5 mm। तो इस तरीके से हमारा होता है टूल वर्कपीस गैप। ये टूल और वर्कपीस के बीच में गैप हम कितना रखते हैं, 0.01 से 0.1 mm या 0.5 mm तक। अब हमारा क्या होता है, हम पावर सप्लाई ऑन तो कर दिए, लेकिन जब इसमें लिक्विड नहीं है तो ये करंट यहीं पे हमारी रुकी रहेगी। तो हम क्या करते हैं, पावर सप्लाई को ऑफ करते हैं, पहले हम इसमें पूरा लिक्विड डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड यहाँ पे भर लेते हैं। अब जब लिक्विड हमारा भर गया, देन हम इसमें क्या करते हैं, पावर सप्लाई ऑन करते हैं। तो अब जैसे हमने पावर सप्लाई ऑन किया तो ये इलेक्ट्रॉन निगेटिव टर्मिनल टूल से होते हुए यहाँ पे जो लिक्विड होता है इसकी इलेक्ट्रिक केरोसिन है तो ये इलेक्ट्रिक कंडक्टिव हो, बेटर इलेक्ट्रिक कंडक्टिव है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन हमारा लिक्विड के थ्रू फ्लो करके वर्कपीस पे आएंगे और वर्कपीस से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर जाएंगे। तो एक पूरा सर्किट ऐसे हमारा कंप्लीट होता जाएगा। और जब हमने पावर ऑन कर दिया है तो ये लगातार ये कंप्लीट सर्किट बनाता रहेगा। अब इसमें होगा क्या, ये तो कंप्लीट सर्किट हमारा बनाने लगा, तो मटेरियल कैसे रिमूव होगा, वहाँ पे देखिए। जब टूल और वर्कपीस के बीच में गैप था तो इलेक्ट्रॉन हमारे क्या करेंगे, इस डाई इलेक्ट्रिक फ्लूइड के माध्यम से जंप करके हमारे वर्कपीस की तरफ आगे बढ़ेंगे। और जब आगे बढ़ेंगे तो वहाँ पर हमारा क्या होगा, रजिस्टेंस क्रिएट होगा, क्योंकि दोनों के बीच में गैप है और जहाँ पर गैप होगा वहाँ पर रजिस्टेंस क्रिएट होगा। तो उस रजिस्टेंस के कारण यहाँ पर ये जो लिक्विड होंगे ये लिक्विड आयोनाइड होने लगेंगे, और आयोनाइड होंगे तो ये लिक्विड क्या करेंगे, इस वर्कपीस को और इस इलेक्ट्रोड की सरफेस को भी आयोनाइज करने लगेंगे, मतलब हीट अप करने लगेंगे। तो जिससे वर्कपीस और टूल दोनों की इंटरनल सरफेसेस क्या होंगी, एक्टिव हो जाएंगी और धीरे धीरे रिमूव होने लगेंगे। रिमूव कैसे होंगी कि जो एनोड है, एनोडिक पार्टिकल है, वो रिमूव होकर कैथोड की ओर जाकर कलेक्ट होने लगता है। तो इस तरीके से यहाँ पर अंदर स्पार्किंग होने लगती है। और स्पार्किंग क्यों हो रही है, क्योंकि टूल और वर्कपीस के बीच में गैप है, गैप होने के कारण रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है, जिस वजह से यहाँ पे स्पार्किंग होगी और उसी स्पार्किंग की वजह से इस पूरे सरफेस का मटेरियल हमारा रिमूव होने लगता है। तो इस तरीके से जितनी देर तक हमें मटेरियल को रिमूव करना हो
सपोज करिए अब इसकी गहराई को और बढ़ानी है, मान लीजिए यहाँ तक मटेरियल को रिमूव करना है, यहाँ तक मटेरियल को रिमूव करना है, तो हम टूल को लगातार क्या करेंगे, सर्वो कंट्रोल यूनिट के थ्रू थोड़ा सा हम क्या करेंगे, हल्का सा फीड देते रहेंगे, लेकिन गैप मेंटेन रखना चाहिए। मटेरियल ये रिमूव होता रहेगा और ये फीड देते रहेंगे, तो इस तरीके से इतनी डेप्थ तक हम मटेरियल को रिमूव कर पाएंगे। तो ये पूरा प्रोसेस हमारा कहलाता है इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीनिंग। दूसरा नाम हमने लिया इस पे स्पार्क इरोजन मशीनिंग। स्पार्क का नाम हमने इसलिए दिया क्योंकि यहाँ पर ड्यू टू रेजिस्टेंस, यहाँ पे अंदर क्या हो रहा है, मटेरियल स्पार्किंग होगा, स्पार्किंग होगा जिस वजह से यहाँ का मटेरियल रिमूव हो रहा है, तो इसीलिए इसका सेकेंड नेम हम लोग देते हैं स्पार्क इरोजन मशीनिंग। अब हम देखते हैं थोड़ा सा कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट के बारे में इस पे। ये तो था हमारा पूरा प्रोसेस, ये सारे नोट पॉइंट हैं, सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप नोट कर लीजिएगा। चलिए अब देखिए थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं, एक जैसे हमने देखा ऐसे रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें, रेजिस्टेंस की बात करें तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस जनरेट हो रहा है उस रेजिस्टेंस की वजह से अगर बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस जनरेट हो जाएगा तो क्या मटेरियल रिमूवल रेट इंक्रीज कर जाएगा या डिक्रीज कर जाएगा, तो उसके बारे में हम लोग देखते हैं। देखिए एक ग्राफ ऐसे हम लोग देखते हैं और इस ग्राफ में इधर हम लोग MRR ये मटेरियल रिमूवल रेट लेते हैं और इधर हम लोग रेजिस्टेंस लेते हैं। तो ये कुछ इस तरीके का ग्राफ आपको एग्जाम में दिया जाएगा, ऐसा ग्राफ रहेगा, तीन और परिवर्तित ग्राफ रहेंगे। हमेशा रेजिस्टेंस का ग्राफ किस तरीके से होता है, इसका मतलब ऐसे होता है व्हेन, देखिए व्हेन रेजिस्टेंस डिक्रीज, जब रेजिस्टेंस हमारा कम होगा, अगर इतना रेजिस्टेंस होगा तो देखिए मटेरियल रिमूवल रेट इतना हाई होगा, अगर रेजिस्टेंस को हमने बढ़ा के इतना कर दिया तो मटेरियल रिमूवल रेट हमारा घट गया। तो इस तरीके से व्हेन रेजिस्टेंस डिक्रीज देन इंक्रीज मटेरियल रिमूवल रेट। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, पूछा गया है इस तरीके से। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि अगर इसके बीच में टूल और वर्कपीस के बीच में जो रेजिस्टेंस जनरेट हो रहा है, अगर उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ा दी जाए तो क्या मटेरियल रिमूवल रेट बढ़ जाएगा, नहीं, मटेरियल रिमूवल रेट डिक्रीज कर जाएगा। सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं, रेजिस्टेंस के साथ कैपेसिटेंस। देखिए ये जो पावर सप्लाई हमने दिया था तो बीच में एक कैपेसिटेंस हमने लगाया था। कैपेसिटेंस हमारा क्या करता है, वोल्टेज को स्टोर करता है और वो उसी हिसाब से वोल्टेज को रेगुलेट करता है, वोल्टेज और करंट को। तो यहाँ पर जो हम कैपेसिटेंस लगाते हैं, अगर उस कैपेसिटेंस को इंक्रीज कर देंगे तो क्या मटेरियल रिमूवल रेट बढ़ेगा, तो ऑब्वियसली है कैपेसिटेंस को इंक्रीज करेंगे तो करंट बढ़ेगी, तो वहाँ पे मटेरियल रिमूवल रेट बढ़ेगा। कैपेसिटेंस इसीलिए लगाते हैं, जैसे आप लोग फैन में लगाते हैं 2.5 एडॉप्टर का, 3 एडॉप्टर का, तो जब कैपेसिटेंस पुराना हो जाता है तो बदल कर नया लगा देते हैं, जिससे फैन की स्पीड आपकी बढ़ जाती है। तो उसी तरीके से मटेरियल रिमूवल रेट भी यहाँ पे इंक्रीज कर जाता है। तो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग लिखते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, ऐसे देखिएगा, इसको हटा देते हैं। रेजिस्टेंस के बाद नेक्स्ट पॉइंट हम लोग कैपेसिटेंस की बात करेंगे। कैपेसिटेंस ये इस तरीके से इसका ग्राफ होता है, इधर मटेरियल रिमूवल रेट होता है और इधर हमारा कैपेसिटेंस होता है, और ये ऐसा ग्राफ होता है। ऐसे का मतलब जब हम कैपेसिटेंस को देखें, इतना कैपेसिटेंस था
तो मटेरियल रिमूवल इतना था। कैपेसिटेंस को बढ़ा दिया, मटेरियल रिमूवल बढ़ गया। कैपेसिटेंस को और बढ़ा दिया, मटेरियल रिमूवल और बढ़ गया। तो इस तरीके से हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ऐसा देखिएगा, इसके लिए हम लोग लिख सकते हैं मटेरियल रिमूवल रेट इंक्रीज विथ इंक्रीज कैपेसिटेंस। इस तरीके से हमारा होता है। कैपेसिटेंस को जब हम इंक्रीज करेंगे तो पहला तो ये डायग्राम हमारा था, दूसरा ये डायग्राम था। थर्ड हम लोग बात करते हैं स्पार्किंग की। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग बात करते हैं स्पार्किंग की। तो स्पार्किंग हमारा क्या होता है, जो टूल और वर्कपीस के बीच में स्पार्किंग होता है, तो उसमें जैसे आप लोग वेल्डिंग पढ़ते थे, वेल्डिंग में 2 से 5 mm का गैप रखते हैं। अगर 2 mm से कम गैप रखेंगे तो वेल्डिंग रॉड हमारा टच हो जाएगा, जिससे फ्लो होने लगेगा, स्पार्किंग नहीं होगी। और 5 mm से ज़्यादा रखेंगे तो क्या होगा, आर्क लेंथ बढ़ती जाएगी, तो हीट जनरेशन कम हो जाएगा। तो इस तरीके से एक ऑप्टिमम आर्क लेंथ होनी चाहिए। जो गैप होता है हमारा इलेक्ट्रोड और वर्कपीस के बीच में, वो कैसा होना चाहिए, ऑप्टिमम होना चाहिए। तो यहाँ पर भी हमारा क्या हो रहा है, ये अगर टूल को हम इलेक्ट्रोड माने और इसे वर्कपीस माने, तो इसके बीच में जो गैप है हमारा वो ऑप्टिमम होना चाहिए। मतलब एक लिमिट से ना कम होना चाहिए, ना एक लिमिट से ज़्यादा होना चाहिए। तो इस तरीके से ये देखिए, इसका जो डायग्राम बनाएंगे हम लोग, ये कुछ ऐसे बनता है। और यहाँ पर ये जो मिलता है ये ऑप्टिमम मिलता है। यदि इधर हमारा हो जाए MRR मटेरियल रिमूवल रेट और इधर हमारा हो जाए स्पार्किंग, तो देखिए इतनी स्पार्किंग पे इतना मटेरियल रिमूवल है। स्पार्किंग हमने बढ़ाई, मटेरियल रिमूवल इतना हो गया। इस स्पार्किंग पे मटेरियल रिमूवल इतना हो गया। और स्पार्किंग बढ़ा दिया तो मटेरियल घट गया, और स्पार्किंग बढ़ा दिया तो फिर मटेरियल रिमूवल घट गया। तो इस तरीके से हमारा क्या होता है, इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं ये फॉर, देखिए देखिए इंक्रीज MRR, इंक्रीज MRR प्रेफर्ड ऑप्टिमम स्पार्किंग गैप। और ऑप्टिमम स्पार्किंग गैप हमारा कितना होता है, ये लगभग होता है, देखिए 2 डेटा आपको मिलेगा, एक 0.01 mm से 0.1 mm, या दूसरा मिलेगा 0.025 mm से 0.5 mm। तो इस तरीके से हमारा होता है, स्पार्किंग के लिए होता है इलेक्ट्रोड डिस्चार्ज मशीनिंग। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग बात करते हैं, ये इतना पॉइंट आप नोट करिए, फिर आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए अब नेक्स्ट पॉइंट ऐसे देखिएगा, टूल ऑलवेज कनेक्टेड विथ नेगेटिव टर्मिनल एंड मेड बाई किसके थ्रू बनाते हैं हम, कॉपर, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है, कॉपर, और या तो हम कॉपर का बना लेते हैं या तो ब्रास का बना लेते हैं। अब हम टूल को कॉपर या ब्रास का बना लेते हैं, और इस प्रोसेस से ये जो मटेरियल हमारा होता है ये किस टाइप का मटेरियल होना चाहिए, तो हमारा ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट होगा। तो अगर हम नॉन इलेक्ट्रिक कंडक्टिव की बात करें, जिसमें करंट फ्लो हो ही नहीं पाएगी, तो उसमें क्या होगा, ये निगेटिव टर्मिनल आएगा, डाई इलेक्ट्रिक फ्लूइड तक रुक जाएगा, आगे फ्लो होगा ही नहीं। तो इस तरीके से जो हमारा वर्कपीस इसमें मटेरियल रिमूवल होता है वो कैसा होता है, हार्ड वर्कपीस होता है, और हार्ड के साथ साथ इलेक्ट्रिक कंडक्टिव होता है। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं
मोर हार्डर एंड, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं brittle material are used for machining and workpiece always electric कंडक्टिव। इस तरीके से वर्कपीस को हमेशा इलेक्ट्रिक कंडक्टिव हम रखते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, अगर हम बात करें, अब ये तो हमारा हो गया इलेक्ट्रिक कंडक्टिव, मटेरियल रिमूवल किस रेट से यहाँ पे होगा, तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम बात करें MRR, मटेरियल रिमूवल रेट, तो इसमें मटेरियल रिमूवल रेट जो हमारा होता है वो होता है 20 से 30 mm³ पर सेकेंड, या हमारा होता है 5 × 10⁻³ mm³ पर मिनट। इस तरीके से जो मटेरियल हमारा यहाँ पे रिमूव हो रहा है वो या तो 20 to 30 mm³ पर सेकेंड होगा या 5 × 10⁻³ mm³ पर मिनट होता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट इस पे हम लोग देखते हैं। अब ये तो हो गया मटेरियल रिमूवल रेट की बात हो गई। अब मटेरियल रिमूवल रेट के बाद क्या ये टूल भी हमारा रिमूव होता है इस प्रोसेस में, तो सीधी सी बात है, जब स्पार्किंग होगी तो मटेरियल रिमूव होगा, सिमिलर उसी तरीके से टूल भी हमारा क्या होता है, रिमूव होता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं टूल आर ऑल्सो अब ये टूल हमारा हो रहा है, जो हमारा है टूल आर आल्सो रिमूव्ड, मतलब कैसे रिमूव्ड होगा, बाय स्पार्किंग। टूल मटेरियल लिख सकते हैं यहाँ पे, टूल मटेरियल आर आल्सो रिमूव बाय स्पार्किंग। इट मीन्स टूल वियर, इसी को हम बोलते हैं जब टूल भी रिमूव होगा तो टूल हमारा क्या होगा, वियर होगा, कमजोर होगा। टूल वियर आर पॉसिबल, तो इस तरीके से ये हमारा टूल वियर को पॉसिबल करता है। अब बात करते हैं फ्रीक्वेंसी की, फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं तो इसमें लगभग 20,000 से, ये जो यहाँ पे करंट जनरेट हो रही है इसमें फ्रीक्वेंसी भी जनरेट होती है, तो लगभग 20,000 से 5 लाख हर्ट्ज तक फ्रीक्वेंसी हमारी जनरेट होती है। तो चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट लिख लेते हैं फ्रीक्वेंसी की। $20,000 to 5 लाख हर्ट्ज, इस तरीके से हमारी फ्रीक्वेंसी जनरेट होती है। और जो इसका वोल्टेज होता है, इस पे जो वोल्टेज होता है जो डीसी पावर सप्लाई में, वो लगभग वोल्टेज 30 से 150 वोल्ट के अप्रॉक्सम रखते हैं। तो इस तरीके से ये हमारा इसका वोल्टेज 30 से 150 के बीच में रखते हैं, और इसकी फ्रीक्वेंसी हम 20,000 से 5 लाख हर्ट्ज के बीच में रखते हैं। तो इसे नोट करिए, फिर इसके आगे और इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं।
अब देखिए यहाँ पर जो हमने कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि जो हमने डाई इलेक्ट्रिक फ्लूइड लगाया है क्या केरोसिन ऑयल को ही यूज कर सकते हैं या कुछ और भी इसकी जगह पे यूज कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें डाई इलेक्ट्रिक फ्लूइड की, तो जो हमारा डाई इलेक्ट्रिक फ्लूइड होता है वो हम केरोसिन ऑयल कॉमा ट्रांसफार्मर में जो हमारा ऑयल लगा होता है जो निकलता है उस ऑयल को भी हम यूज कर सकते हैं, तो उसे हम बोलते हैं ट्रांसफार्मर ऑयल। ट्रांसफार्मर ऑयल। और नेक्स्ट हम लोग जो यूज करते हैं वो हमारा होता है हाइड्रोकार्बन। ये जो हाइड्रोकार्बन होते हैं ये सब नॉन फ्लेमेबल होते हैं। नॉन फ्लेमेबल मतलब ये बर्न नहीं होने चाहिए। तो इस तरीके से हमारा होता है हम लोग डाई इलेक्ट्रिक फ्लूइड को यूज करते हैं। अब देखिएगा ये हमारा जो मटेरियल रिमूव हो रहा है ये ब्लाइंड होल को भी रिमूव कर सकता है। ब्लाइंड होल का मतलब जैसे एक तरफ होल हमारा ओपन हो और एक तरफ से होल हमारा बंद हो, तो उसमें हम अगर मटेरियल को रिमूव करना चाहें तो ऐसे देखिए, सपोज करिए इस तरीके का एक ट्यूब हो ऐसे। अब इसके इंटरनल सरफेस पे मटेरियल को रिमूव करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इससे कम डायमीटर का एक टूल बनाएंगे इस तरीके से। ये हम टूल बनाएंगे और इस टूल को कनेक्ट कर देंगे टूल होल्डर से, टूल होल्डर को कनेक्ट कर देंगे सर्वो कंट्रोल्ड यूनिट से, और उसके बाद यहाँ पर एक पावर सप्लाई ले लेंगे। इस वर्कपीस को देखिए, ये टूल हो गया, ये वर्कपीस हो गया। टूल को निगेटिव टर्मिनल से और वर्कपीस को पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देंगे, और उसके बाद इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक एक कंटेनर लगाएंगे और लिक्विड इसके अंदर फिल कर देंगे। सेम वही प्रोसेस हम अप्लाई करेंगे और यहाँ पर नोजल से डाई इलेक्ट्रिक फ्लूइड का उपयोग करेंगे, तो इस तरीके से मशीनिंग हो जाएगी। तो ऐसा होल जिसका एक एंड ओपन हो और एक एंड क्लोज्ड हो उसे हम बोलते हैं ब्लाइंड होल मशीनिंग। तो हम कह सकते हैं ब्लाइंड होल मशीनिंग हम कह सकते हैं ब्लाइंड होल मशीनिंग कैन बी पॉसिबल। इस तरीके से हमारा होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, अब ब्लाइंड होल मशीनिंग के साथ साथ जैसे हम बात करेंगे कि अगर हम इसके मटेरियल रिमूवल रेट में देखें कि इसका पूरे नॉन कन्वेंशनल मशीनिंग में इसका कौन सा पोजीशन है। कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि सबसे फर्स्ट पोजीशन पे, यानी कि देखिए कन्वेंशनल में सबसे ज़्यादा मटेरियल रिमूव होता है और एनसीएम में कम होता है, लेकिन एनसीएम में भी जैसे हमारी ईडीएम है, ईसीएम है, अल्ट्रासोनिक जेट मशीनिंग है, अल्ट्रासोनिक मशीनिंग है, वाटर जेट मशीनिंग है, तो इन सारी मशीनिंग में सबसे ज़्यादा मटेरियल कौन रिमूव करेगा और सबसे कम, तो उसे भी हमें याद करना है। तो हमारा देखिए इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीनिंग जो है ये मटेरियल रिमूवल रेट में पूरे एनसीएम में सेकेंड पोजीशन पे आता है। फर्स्ट पोजीशन पे हमारा जो आता है, जैसे अभी हम आपको बताएंगे प्लाज्मा और केमिकल मशीनिंग, तो इट इज द सेकेंड पोजीशन so the second position in material removal rate, यह मटेरियल रिमूवल रेट में सेकेंड पोजीशन पे आती है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो अगर देखिएगा जैसे इस वर्कपीस के शेप और साइज की बात करेंगे तो देखिए अगर बहुत ज़्यादा हैवी साइज का वर्कपीस ले लिया जाए तो वो हमारे इस कंटेनर में नहीं आ पाएगा। कंटेनर में नहीं आ पाएगा तो ये पूरा एक्शन हमारा नहीं हो पाएगा, ये लिक्विड हमारा फिल ही नहीं हो पाएगा, तो यहाँ पे इरोजन और स्पार्क इरोजन नहीं हो पाएगा। तो इस तरीके से नेक्स्ट पॉइंट की बात करें
तो ये हमेशा केवल और केवल लिमिटेड साइज ऑफ वर्कपीस के लिए ही उपयोग की जाती हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट अगर हम बात करें, लिमिटेड साइज ऑफ वर्कपीस कैन बी मशीन। इस तरीके से हमारा हो गया। अब अगर इसके हम इनिशियल कॉस्ट की बात करें और देखिए इसका सेटअप आप देखिए, इधर हमारा ये कंटेनर लगा है और डाई इलेक्ट्रिक फ्लूइड के लिए, और इधर पूरा हमारा ये कंटेनर लगा हुआ है वर्कपीस को रखने के लिए, और इधर हमारा पावर सप्लाई के लिए लगा हुआ है, यहाँ सर्वो कंट्रोल यूनिट लगी हुई है। तो इस तरीके से इस पूरे सेटअप की बात करें तो ये पूरा सेटअप हमारा क्या होता है, कॉस्टली होता है और बहुत ज़्यादा सरफेस एरिया को कवर करता है। तो इस तरीके से नेक्स्ट पॉइंट हम कह सकते हैं, इनिशियल कॉस्ट हाई एंड कवर मोर सरफेस एरिया। तो इतना पॉइंट नोट करिए। फिर इसके आगे और हम पॉइंट की बात करते हैं। चलिए अब अगर हम बात करें कि इसमें टूल बियर, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या इसमें टूल बियर पॉसिबल है कि नहीं है। तो अभी मैंने आपको बताया कि जब एक लाइन मैंने बताई कि यहाँ पे स्पार्किंग होगी तो वर्कपीस भी मतलब रिमूव होगा और टूल भी रिमूव होगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं टूल बियर भी हमारा पॉसिबल होगा। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं, टूल बियर आर पॉसिबल। अच्छा, अगला पॉइंट ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसमें जो मटेरियल हमारा रिमूव होगा, ये जो मटेरियल रिमूव होकर यहाँ पे कलेक्ट होगा वो किस फॉर्म में रिमूव होगा। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे स्पार्किंग हो रही है तो वो मटेरियल हमारे मेल्ट होंगे, तो वहाँ स्पार्क होगा, आयोनाइजेशन होगा, तो वहाँ के जो मटेरियल होंगे वो अपनी बॉन्डिंग को छोड़ के मेल्ट होने लगेंगे और मेल्ट होंगे। और जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो वो मटेरियल वहाँ वेपराइजेशन भी होने लगेगा। वेपराइजेशन हो के ऐसे ऊपर जाके इस तरीके से यहाँ पे कलेक्ट होने लगेंगे, मतलब ऐसे उसमें घूमने लगेंगे। तो ये जो मटेरियल रिमूव होता है वो हमारा मेल्टिंग एंड वेपराइजेशन फॉर्म में होता है। तो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट देखिए, मटेरियल remove in form of melting and vaporization। इस तरीके से नेक्स्ट फॉर्म हमारा होता है, मटेरियल हमारा वेपराइजेशन के फॉर्म में रिमूव होता है। अब देखिए बात करते हैं, अगले पॉइंट की बात करते हैं। तो जो हमारा ईडीएम होता है वो मोर इफिशिएंट होता है इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग या अनदर मटेरियल रिमूवल की अपेक्षा। तो ये हमारा और सारी मशीनों की अपेक्षा ये मोर इफिशिएंट होता है। अगर हम बात करें इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीनिंग की तो अदर मशीनिंग की अपेक्षा ये हमारा क्या होता है, ईडीएम इज more efficient than ECM or other non-conventional machining process। इस तरीके से ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट होता है। अब देखिए बात करते हैं इसके एप्लीकेशन की बात करेंगे। एप्लीकेशन भी कभी कभी
पूछा जाता है। तो एप्लीकेशन की बात करते हैं, तो जो इसका एप्लीकेशन होता है वो ड्रिलिंग के लिए किया जाता है। ईडीएम इज यूज्ड फॉर मेकिंग स्मॉल ड्रिलिंग। इस तरीके से स्मॉल साइज की ड्रिलिंग के लिए भी हम ईडीएम का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम बात करेंगे, मिलिंग की बात करेंगे, तो ईडीएम का उपयोग हम ईडीएम इज यूज्ड फॉर मिलिंग, इसी को हम ईडीएम मिलिंग कहते हैं। ईडीएम मिलिंग के नाम से जानते हैं। तो इसे भी राइट डाउन कर लीजिए। ईडीएम इज यूज्ड फॉर डाई सिंकिंग ऑपरेशन। तो इस तरीके से ये मटेरियल रिमूव तो करता है और ईडीएम का इस तरीके से इतना यूज हम कर लेते हैं। तो चलिए इसे आप ईडीएम को पूरी तरीके से कंप्लीट करिए, फिर आगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग का टॉपिक स्टार्ट होगा इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग। तो स्टूडेंट देखिए, ये हमारा पूरा इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीनिंग का कंप्लीट होता है। अब अच्छा, इसमें एक सवाल आपका बनता होगा कि अगर हम इस नोजल को ब्रेक कर दें, सपोज करें यहाँ से हम इसको ब्रेक कर दें और इतना लिक्विड हम यहाँ पे फिल कर दें, इसके कंटेनर में इतने लिक्विड को हम फिल करके रखें और इस सेटअप को पूरा हम हटा दें, तो उस समय क्या ये मटेरियल को रिमूव करेगा? बिल्कुल करेगा, लेकिन किस रेट से करेगा वो देख लीजिए। इसका मतलब क्या है और इसका इसमें क्या एडवांटेज है वो भी देख लीजिए। देखिए, अगर इस नोजल को हम ब्रेक कर देते हैं तो यहाँ पे लिक्विड इतना भरा रहेगा। अब भरा रहेगा तो यहाँ पे जो मटेरियल हमारा स्पार्क और इरोजन होगा वो मटेरियल इसी जगह पे हमारा घूमता रहेगा या इसी जगह पे हमारा कलेक्ट होता रहेगा। हमें इस मटेरियल को हटाना भी तो है। जो वर्कपीस और टूल का मटेरियल वहाँ पे मेल्ट हुआ है तो वहीं पे कलेक्ट होगा। उसे वहाँ से हटाने के लिए हम क्या करते हैं? इस फ्लूइड के प्रेशर का यूज करते हैं। ये प्रेशर से जाता है, इसको हटाता रहता है और ये लगातार फिर यहाँ पे कलेक्ट हो जाता है। ये बेस पे इसके कलेक्ट हो जाता है और हम इस कंटेनर को इसके बेस से ऐसे कनेक्ट कर देते हैं। ये देखिए, ये जो हमारा होता है इस तरीके से हम इसको ऐसे कनेक्ट कर देते हैं। अब क्या होगा? ये जो डाई इलेक्ट्रिक फ्लूइड है इस कंटेनर से यहाँ मटेरियल रिमूव होगा और इसमें आकर इकट्ठा होने लगेगा। तो इससे क्या होगा? ये यहाँ पे डाई इलेक्ट्रिक अलग से लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ये मटेरियल रिमूव हुआ था तो उसके डस्ट पार्टिकल भी आएंगे और इसके साथ यहाँ पंप के साथ सक करेंगे, तो उसी डस्ट पार्टिकल को रिमूव करने के लिए यहाँ पे फिल्टर का यूज करते हैं। तो अब आई थिंक आपको पूरी तरीके से इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीनिंग आपको समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की हम बात करते हैं। देखिए, अगला डायग्राम हमने बनाया है इलेक्ट्रोकेमिकल ग्राइंडिंग का। तो हम पहले आपको इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग के बारे में बता देते हैं, फिर उसके बाद इलेक्ट्रोकेमिकल ग्राइंडिंग के बारे में डिस्कस करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग। देखिए, पूरा डायग्राम अगर हमारा यही बना रहे, सपोज करिए पूरा डायग्राम यहाँ यही हमारा बना रहे और उसमें हम क्या करें? इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग में देखिए, चलिए हेडिंग डालते हैं इलेक्ट्रो ECM। ECM का मतलब
इलेक्ट्रो केमिकल मशीनिंग। इस तरीके से देखिए, इसमें क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी के साथ साथ केमिकल एनर्जी का भी उपयोग करते हैं। इसमें होता क्या है, देखिए सपोज करिए कि ये हमारा वर्क पीस हो, ऐसे देखिए एक ये फिक्सचर हो जाए और फिक्सचर के ऊपर ये हमारा वर्क पीस हो जाए और यहाँ पर एक हम ऐसा टूल लगा दें, इस तरीके से हम टूल लगा दें। अब देखिए हम क्या करें, देखिए इसको एक कंटेनर में फिल कर दें, एक कंटेनर में हम इसको फिल कर दें और कंटेनर में फिल करने के बाद इस पे एक इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन मतलब हम बात कर रहे हैं NaCl या HCl, कोई भी, इसका नाम हो गया इलेक्ट्रोलाइट। अब हम इलेक्ट्रोलाइट को इसमें हमने फिल कर दिया, फिल करने के बाद फिर वही प्रोसेस करते हैं। देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, एक पावर सप्लाई यूज किया और इस टूल को, देखिए EDM में टूल को निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते थे, यहाँ ECM में टूल को पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे और वर्कपीस को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे, अब इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर भी वही कैपेसिटेंस इस तरीके से लगा देंगे। जब हमने इस तरीके का प्रोसेस किया, जब हमने पावर सप्लाई ऑन की, देखिए हमने पावर सप्लाई ऑन की तो यहाँ पे क्या होने लगेगा, वर्कपीस नेगेटिव था और ये हमारा क्या था, टूल पॉजिटिव था, तो करंट हमारा वर्कपीस से टूल की तरफ जाने लगेगा और इस वर्कपीस के जो आयन है यहाँ पर भी वही प्रोसेस होगा, रेजिस्टेंस क्रिएट होगा, रेजिस्टेंस क्रिएट होने से स्पार्किंग तो होने लगेगी, लेकिन ये जो NaCl या HCl है ये क्या करेगा, इस वर्कपीस को केमिकली रिएक्ट करेगा, केमिकली रिएक्ट वर्कपीस विथ इलेक्ट्रोलाइट। अब आप कहेंगे कि इलेक्ट्रोलाइट का उपयोग जब हम कर ही रहे थे तो हमने करंट का यूज क्यों किया, हमने करंट का यूज इसलिए किया ताकि यहाँ के जो वर्कपीस के जो मटेरियल हैं वो उसके जो आयंस है वो एक्टिव हो जाएं और आसानी से इसके साथ रिएक्ट करके रिमूव होने लगे। मतलब मटेरियल रिमूवल रेट को बढ़ाने के लिए हम इलेक्ट्रोलाइट का और प्लस पावर का, यहाँ पे DC पावर सप्लाई का यूज करेंगे। जब ये पूरा इस तरीके से प्रोसेस हो जाएगा तो यहाँ के आयंस हमारे एक्टिव हो चुके हैं, फिर इस टूल को हम क्या करेंगे, पावर फोर्स लगाएंगे और फोर्स लगाने के बाद अब ये टूल भी इसी साइज का हो जाएगा, सॉरी ये वर्कपीस भी इसी साइज का हो जाएगा। वर्कपीस हमारा देखिए ऐसा बनेगा, ऐसा बन जाएगा और टूल हमारा इस तरीके से था, तो आसानी से अब ये हमारा हो गया वर्कपीस और ये हमारा हो गया टूल। तो ये जो मटेरियल रिमूव हुआ, इतना ये जो मटेरियल ऐसे शेप में आया, ये जो रिमूव हुआ, ये किस एक्शन के तहत मटेरियल रिमूव हुआ, इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग के तहत रिमूव हुआ। तो इस तरीके से इसका डायग्राम ये बना लीजिएगा। चलिए इस पे पॉइंट बाय पॉइंट कुछ नोट करते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग में पॉइंट बाय पॉइंट हम लोग नोट करते हैं। देखें, सबसे पहले हम लोग कहेंगे साल्ट सॉल्यूशन। साल्ट सॉल्यूशन मतलब NaCl आर यूज्ड एज ए इलेक्ट्रोलाइट। ये ध्यान रखिएगा, ECM में इलेक्ट्रोलाइट का यूज करते हैं और EDM में डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड का यूज करते हैं। तो साल्ट सॉल्यूशन या HCl या इस तरीके से NaOH का यूज करते हैं इलेक्ट्रोलाइट के रूप में। नेक्स्ट देखिएगा,
अब अगर हम इसके मटेरियल की बात करेंगे तो यहाँ पर जो मटेरियल रिमूवल रेट होता है वो लगभग 150 से 300 mm³ पर सेकेंड होता है, या इसको हम कह सकते हैं 15 × 10⁻³ mm³ पर मिनट। तो यहाँ पे जो मटेरियल रिमूवल रेट होता है इसे याद रखिएगा, ये हमारा 150 से 300 mm³ या 15 × 10⁻³ होता है। इस पे जो वोल्टेज रखते हैं, वो वोल्टेज हमारा 10 से 30 वोल्ट रखते हैं। इस तरीके से जो वोल्टेज हमारा होता है 10 से 30 या 3 से 30 वोल्ट भी रख देते हैं, 3 से 30 वोल्ट रख देते हैं। और जो टूल वर्कपीस के बीच गैप रखते हैं, गैप बिटवीन टूल वर्कपीस इज इक्वल टू 0.01 से 0.1 mm। ये जो वर्कपीस और टूल के बीच का गैप दिखाई दे रहा है ये 0.01 से 0.1 mm के बीच रखते हैं। तो इस तरीके से ये हमारा होता है। अब इसमें बात करते हैं, जो टूल मटेरियल की बात करते हैं, तो टूल मटेरियल हमारा किसका किसका बनता है। देखिए, इसमें जो टूल मटेरियल यूज करते हैं वो हम टंगस्टन का भी यूज कर लेते हैं, ग्रेफाइट का भी यूज कर लेते हैं और स्टील का भी यूज कर लेते हैं। तो इस तरीके से ये हमारा होता है टूल मटेरियल टंगस्टन, ग्रेफाइट, स्टील। अब क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है कि क्या टूल हमारा वियर होता है या क्या ब्रास का भी यूज हम इसमें कर सकते हैं। तो जैसे हमने ईडीएम में देखा था, यहाँ कॉपर और ब्रास का यूज कर रहे थे, तो यहाँ पर भी हम ब्रास का यूज कर सकते हैं, ब्रास का यूज कर सकते हैं। अब इसमें देखिए, इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीनिंग में हमारा टूल वियर पॉसिबल था, टूल हमारा वियर हो रहा था। क्या इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग में भी टूल वियर होता है? तो इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग में टूल वियर हमारा नहीं होता है, वो केवल केमिकली एक्शन के तहत मटेरियल रिमूव होता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं इन इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग देखिए, नेक्स्ट पॉइंट हम कह सकते हैं इन ECM टूल वियर नॉट पॉसिबल। अच्छा, यहां मटेरियल रिमूवल रेट आपने देखा 150 से 300 mm³ पर सेकेंड था, और ईडीएम में आपने देखा था मटेरियल रिमूवल रेट 20 से 30 mm³ पर सेकेंड था। ये सेकेंड पोजीशन पे था और इससे हाई मटेरियल रिमूवल रेट इसका है। तो मतलब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इट इज़ द फर्स्ट पोजीशन इन मटेरियल रिमूवल रेट इन नॉन कन्वेंशनल मशीनिंग। यह नॉन कन्वेंशनल मशीनिंग में फर्स्ट पोजीशन पे आता है। इट इज द फर्स्ट पोजीशन फ्रॉम for MRR in non conventional मशीनिंग। तो इस तरीके से यह नॉन कन्वेंशनल मशीनिंग में फर्स्ट पोजीशन पे आता है। अब नेक्स्ट बात हम लोग करते हैं कि जब हम इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग का यूज करते हैं तो इलेक्ट्रोलाइट हमारा जो होता है वो क्या NaCl, और हमने जो यूज किया था इलेक्ट्रोलाइट की बात हम कर रहे हैं, यहाँ पर जो हमने NaCl HCl की बात की थी, तो इस इलेक्ट्रोलाइट का जैसे हमने देखा था इसमें कि यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट का यूज हमने ऐसे इस तरीके से किया था नोजल के रूप में।
तो क्या यहाँ पर भी नोजल के रूप में हम करते हैं? तो देखिए मैंने कहा इस पूरे सेटअप को हम कन्वर्ट करके ऐसा भी कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। बस अंतर क्या आ जाएगा, यहाँ पर ये इरोजन स्पार्किंग के थ्रू हो रहा है, लेकिन जब इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग आएगी यहाँ पर तब हम क्या करेंगे, किरोसिन की जगह हम किसका यूज करेंगे, NaCl। और जब NaCl का यूज करेंगे तो इसके बीच में वही प्रोसेस होगा, यहाँ मटेरियल आयन एक्टिव हो जाएंगे, एक्टिव होने के बाद हम इस पर फोर्स लगाएंगे और यहाँ पे इंटरनल सरफेसेस पे आसानी से मशीनिंग हो जाएगी। तो इस तरीके से ये हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग। और इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट की बात हम लोग कर लेते हैं, इसका जो फ्रिक्वेंसी और वोल्टेज होता है उसकी बात कर लेते हैं। तो इसमें जो फ्रिक्वेंसी होती है वो 20 to 30 किलो हर्ट्ज होती है, किलो हर्ट्ज होती है। और जो इसका जो वोल्टेज होता है वो 3 से 30 वोल्ट होता है। तो इस तरीके से इसका फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज भी राइट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा जैसे देखिएगा, शार्पनिंग ऑफ हार्ड मटेरियल और रीशार्पनिंग ऑफ सीमेंटेड कार्बाइड टूल। तो इसका उपयोग, इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग का उपयोग हम हार्ड मटेरियल की शार्पनिंग के लिए करते हैं। देखिए कहीं कहीं आपको ब्रिटल मटेरियल भी देगा कंफ्यूज करने के लिए। तो जब हम लोग आगे पढ़ेंगे, अल्ट्रासोनिक मशीनिंग पढ़ेंगे, लेजर बीम मशीनिंग पढ़ेंगे, तो वहाँ पर भी इसको डिस्कस करेंगे। यहाँ पर केवल हार्ड मटेरियल की बात हो रही है। तो अगर हम हार्ड मटेरियल की शार्पनिंग करना चाहें या सीमेंटेड कार्बाइड टूल की रीशार्पनिंग मतलब दोबारा एज हम जनरेट करना चाहें, तो इस तरीके से हम इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग के थ्रू आसानी से कर सकते हैं। इसमें भी देखिए जो वर्कपीस यूज होता है, अगर देखिए ये करंट हमारी फ्लो हो रही है पावर सप्लाई से, अगर वर्कपीस नॉन कंडक्टिव होगा तो यहाँ पर हम मटेरियल को रिमूव नहीं कर पाएंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे हम इसको कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक कंडक्टिव ओनली इलेक्ट्रिक कंडक्टिव मटेरियल आर यूज्ड फॉर मशीनिंग। तो इस तरीके से हमारा केवल इलेक्ट्रिक कंडक्टिव मटेरियल की मशीनिंग के लिए किया जा सकता है। अब अगर बात करें कि इसके हार्डनेस पे, कि वर्कपीस हमारा हार्ड होगा और ब्रिटल भी होगा, तो क्या ये ज़्यादा से ज़्यादा हार्डर मटेरियल की मशीनिंग कर सकता है? तो ये क्या कर रहा है, वर्कपीस को केमिकली एक्शन के तहत उसके बॉन्डिंग स्ट्रेंथ को वीक कर दे रहा है। तो कितना भी ज़्यादा हार्ड मटेरियल होगा आसानी से केमिकली एक्शन के तहत उसे हम ब्रेक कर सकते हैं। तो मोर हार्डर एंड ब्रिटल मटेरियल, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, मोर हार्डर एंड ब्रिटल मटेरियल आल्सो removed by इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग। तो इस तरीके से इस पॉइंट को भी नोट करिए। अब आगे की बात करते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग में जो हमारा वर्कपीस का साइज और शेप होता है, तो देखिए ये भी हमारा किसी कंटेनर में फिल करके रखते हैं।
तो इस वर्कपीस का शेप और साइज हमारा कैसा होता है, लिमिटेड होता है। तो यहाँ पे इस पॉइंट को भी लेते हैं। अच्छा, केवल इतने सेटअप को देखकर आप ये मत सोचिएगा कि यहाँ पे देखिए ये फ्लोर एरिया को ज़्यादा कवर कर रहा है और इनिशियल कॉस्ट जैसे इसकी ज़्यादा है उसी तरीके से इनिशियल कॉस्ट ये भी हाई फ्लोर एरिया को कवर करेगा। तो इस तरीके से नेक्स्ट पॉइंट हम यहाँ पे नोट करते हैं। इनिशियल कॉस्ट हाई एंड कवर मोर सरफेस एरिया। इसके बाद जो वर्कपीस का शेप और साइज होगा वो हमेशा क्या होगा, शेप एंड साइज ऑफ वर्कपीस शेप एंड साइज ऑफ वर्कपीस लिमिटेड। तो इस तरीके से इस पॉइंट को भी नोट करिए, वर्कपीस का शेप और साइज हमारा कैसा होना चाहिए, लिमिटेड होना चाहिए। अब देखिए, अगर बात करें हम कॉर्नर बनाने की, मतलब शार्प एज बनाने की, तो क्या ये शार्प एज बनाने में इसका उपयोग कर सकते हैं? शार्प एज मतलब तीक्ष्ण धार। तो इसके थ्रू मतलब कोई भी नॉन कन्वेंशनल मशीनिंग हो वो शार्प एज हमारी नहीं बना पाएगी। तो यहाँ पर उसके लिए भी नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, शार्प एज कैन नॉट बी प्रोड्यूस बाय ECM। शार्प एज कैन नॉट बी प्रोड्यूस बाय इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग। तो इस तरीके से इस पॉइंट को नोट करिए। अब इसमें देखिए, इसके अगर मटेरियल रिमूवल रेट की बात करते हैं तो इसमें मटेरियल हमारा कैसे रिमूव होता है, एक फार्मूला भी पूछा गया है। सबसे ज़्यादा मटेरियल रिमूवल रेट ECM का होता है नॉन कन्वेंशनल में, फर्स्ट पोजीशन पे आती है। तो इसमें जो मटेरियल रिमूवल रेट होता है वो निकालने का एक फार्मूला होता है, ऐसे देखिएगा। देखिए, मटेरियल रिमूवल रेट MRR इज इक्वल टू, फार्मूला होता है एटॉमिक वेट अपॉन वैलेंसी। इसमें क्या होता है समझिएगा कि जैसे हम मटेरियल को जो रिमूव कर रहे हैं तो अगर उसका एटॉमिक वेट ज़्यादा होगा, एटॉमिक वेट ज़्यादा होगा तो मटेरियल रिमूवल रेट इसका मतलब क्या है, कम होगा। और अगर उसकी वैलेंसी ज़्यादा होगी तो मटेरियल रिमूवल रेट कम होगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं इन ECM एटॉमिक वेट एंड इन ECM मटेरियल रिमूवल, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, रेट इज डिपेंड अपॉन एटॉमिक वेट एंड वैलेंसी ऑफ वर्कपीस। वैलेंसी का मतलब जैसे ये वर्कपीस हमारा होता है इस तरीके से अगर ये इसके अंदर एटॉमिक एटम्स अवेलेबल हो तो इन दो एटमों के बीच में जो गैप होगा या जो मॉलिक्यूल अपनी जगह छोड़ के चले जाते हैं कहीं और, तो वहाँ पर जो वॉइड्स बन जाते हैं उसी को हम वैलेंसी कहते हैं। अगर ये वॉइड्स ज़्यादा होंगे, वैलेंसी ज़्यादा होगी तो मटेरियल रिमूवल रेट ज़्यादा होगा, और अगर ये वॉइड्स कम होंगे तो मटेरियल रिमूवल रेट कम होगा। यहाँ से देखिए MRR इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वैलेंसी एंड MRR डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक वेट। तो इस तरीके से ये हमारा हो गया मटेरियल रिमूवल रेट के लिए इसका रिलेशन। अब देखिएगा इलेक्ट्रोलाइट इसमें कौन कौन सा यूज करते हैं उसकी बात कर लेते हैं।
NaCl, HCl, NaOH, इस तरीके से जितने भी इलेक्ट्रोलाइट हम लोग यूज करते हैं उसकी बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रोलाइट, तो देखिए पहले तो सबसे पहले सबसे अधिक NaCl का यूज करते हैं, NaCl के बाद HCl का यूज करते हैं, HCl के बाद NaOH का यूज करते हैं, या नाइट्रिक अम्ल HNO3 का यूज करते हैं। उसके बाद सोडियम सल्फाइड का यूज करते हैं। उसके बाद ब्राइन सॉल्यूशन का यूज करते हैं। उसके बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज करते हैं। तो इस तरीके से इतने इलेक्ट्रोलाइट हम यूज करते हैं। कौन कौन से, देखिए सोडियम क्लोराइड, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HNO3 है ना, सल्फ्यूर, इस तरीके से सोडियम सल्फाइड, ब्राइन सॉल्यूशन और सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इस तरीके से इतने टाइप के हम इलेक्ट्रोलाइट का यूज करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग में। चलिए अब देखिएगा, ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग है, ये लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिएगा, ये क्या होता है, ये फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पे काम करता है। इट इज वर्क्स फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग जो होती है वो हमारी फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पे काम करती है। तो चलिए इस तरीके से हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग पूरा कॉन्सेप्ट कंप्लीट होता है। तो इतने सारे इंपॉर्टेंट हाईलाइटेड पॉइंट आपका इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग से आ सकता है। पहला कौन सा आ सकता है, मटेरियल रिमूवल रेट में सबसे फर्स्ट पोजीशन पे आती है। दूसरा, इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग में किसका यूज करते हैं, NaCl यानी कि इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन का यूज करते हैं। तीसरा, MRR कितना होता है, 150 से 300 mm³ होता है। और उसके बाद चौथा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम में पूछा जाता है कि क्या ECM में टूल का बियर होता है, तो टूल बियर कहीं नहीं होता है। पांचवा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो पूछा जाता है कि यह फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पे वर्क करता है। ऐसा पूछ लेगा कि पूरे नॉन कन्वेंशनल मशीनिंग में कौन फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पे वर्क करता है, तो केवल इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग ही फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पे काम करती है। तो ये था हमारा इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीनिंग एंड इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग। चलिए अब लास्ट हम लोग डिस्कस करते हैं, इसके लास्ट का मतलब अगले टॉपिक का डिस्कस करते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल ग्राइंडिंग। इसी का एक मॉडिफाइड वर्जन है ECG। नेक्स्ट हम लोगों का टॉपिक होगा इलेक्ट्रोकेमिकल ग्राइंडिंग। ECG, इससे भी क्वेश्चन पूछा गया है और आगे पूछा भी जा सकता है। इलेक्ट्रोकेमिकल ग्राइंडिंग। देखिए ग्राइंडिंग का मतलब यहाँ पे ग्राइंडिंग व्हील का उपयोग करेंगे और इलेक्ट्रिक पावर का यूज करेंगे, और क्या होगा, केमिकल प्रोसेसिंग भी होगी। इस तरीके से इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल ग्राइंडिंग। इसमें क्या होता है, चलिए आइए अपने इस डायग्राम की तरफ बढ़ते हैं। देखिए इस डायग्राम में हम देखते हैं कि हमारे पास सपोज करिए एक ब्रिटल मटेरियल वर्कपीस है या हार्ड वर्कपीस है। इस वर्कपीस को हमने एक फिक्सचर पे फिक्स कर दिया, वर्कपीस को हमने फिक्सचर पे फिक्स कर दिया। अभी तक आप देखते थे कि वर्कपीस को हम किसी कंटेनर में रख देते थे, क्लोज्ड कंटेनर में, लेकिन अब यहाँ पे देखेंगे वर्कपीस को हमने ऐसे फिक्स कर दिया। हालांकि क्लोज कंटेनर लगा देंगे तो ये जो हमारा ब्राइन सोल्यूशन जा रहा है इस तरीके से ये क्या करेगा, कंटेनर में कलेक्ट होगा, फिर इसको हम दोबारा रिसाइकल कर लेंगे। तो वो रिसाइकल करने के लिए हम यूज कर सकते हैं, उसको भी अभी हम बना लेंगे। देखिए इस वर्कपीस को हमने फिक्सचर के ऊपर रख दिया। अब क्या किया कि इस वर्कपीस के ऊपर एक ग्राइंडर व्हील, देखिए ये डायमंड के एब्रेसिव पार्टिकल्स होते हैं, ये ब्रास
ब्रास के मटेरियल के, सिल्वर के मटेरियल के, या इस तरीके से हमारे बनाए जाते हैं कॉपर के मटेरियल के एक व्हील बनाए जाते हैं, और उस व्हील के ऊपर जो एब्रेसिव पार्टिकल्स हम लगाते हैं वो किसके लगाते हैं? डायमंड की डस्ट के एब्रेसिव पार्टिकल्स लगा देते हैं। अब आप देखिए इस ग्राइंडर व्हील का वर्कपीस से कोई कांटेक्ट नहीं हो रहा है, फिजिकल कांटेक्ट कोई नहीं हो रहा है, और इस ग्राइंडर व्हील को यहाँ पे टूल होल्डर के थ्रू फिक्स कर लेते हैं। ये हमारा कहलाता है टूल होल्डर के थ्रू हम इसको फिक्स कर लेते हैं। देन अगला हम क्या करते हैं, इस टूल होल्डर के माध्यम से जो ग्राइंडर व्हील है उसको निगेटिव टर्मिनल देते हैं, और जो हमारा वर्कपीस है उसको पॉजिटिव टर्मिनल देते हैं। मतलब इसमें वर्कपीस एक्ट एज ए एनोड एंड ग्राइंडर व्हील एक्ट एज ए कैथोड। अब इसमें क्या होता है, प्रोसेसिंग देखिए, जब ये ग्राइंडर व्हील चलता है तो इसके बीच में इतना गैप होता है कि दोनों के बीच अगर कोई लिक्विड मीडियम नहीं आए तो इसके बीच में करंट फ्लो नहीं करेगी। अब हम क्या करेंगे, इस नोजल के थ्रू यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक हमने कंटेनर लिया और इस कंटेनर में हमने एक इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन भरा, और उस इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन को हमने क्या किया, वही इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन होगा जो इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग में यूज कर रहे थे, सारा इलेक्ट्रोलाइट केमिकल वही होगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे बस केवल एक अंतर हो जाएगा कि यहाँ पे ग्राइंडर व्हील का यूज कर लेते हैं मटेरियल को रिमूव करने के लिए, तो उसमें भी बता रहे हैं। चलिए अब इस कंटेनर में हमने इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन को फिल कर लिया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, एक पंप द्वारा इस सोल्यूशन को सक करेंगे। सक करने के बाद अब आगे हम फिल्टर लगा देंगे। फिल्टर से इस इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन के जितने भी डस्ट पार्टिकल हैं वो साफ हो जाएंगे। फिर इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन आगे बढ़ेगा। अब उस इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन का प्रेशर कितना होगा उसे मेजर करने के लिए यहाँ पर हम प्रेशर गेज का उपयोग करते हैं। प्रेशर गेज के बाद फिर उसके बाद हम यहाँ पे आगे फ्लो मीटर का उपयोग करते हैं कि इसका जो फ्लो हमारा है वो फ्लो रेट हमारा कितना है। फ्लो रेट को मेजर करने के लिए फ्लो मीटर का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट देखिए, अब क्या करते हैं, नोजल का उपयोग करते हैं। फ्लो मीटर के बाद नोजल आता है, नोजल का यहाँ पे डायमीटर कम रखते हैं जिससे इसकी वेलोसिटी और प्रेशर बढ़ जाए। देन अब क्या करेगा, ये पूरा इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन ऐसे आएगा और इस वर्कपीस के ऊपर क्या होगा, इस तरीके से फैलने लगेगा। जब फैलने लगेगा तो ये इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन ग्राइंडर व्हील से भी टकराएगा और वर्कपीस से भी टकराएगा, मतलब इसके बीच में ये इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन आ जाएगा। अब ये ऐसे जाएगा और ग्राइंडर व्हील ऐसे चलेगा और दोनों के बीच में देखिए करंट हमारी फ्लो होने लगेगी निगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर, और ये वर्कपीस के आयंस एक्टिव होने लगेंगे। एक्टिव होने के साथ ये ग्राइंडर व्हील फोर्स लगाकर इसको इस तरह से मटेरियल को रिमूव करने लगेगा। तो इस तरीके से इस पूरे प्रोसेस को इलेक्ट्रोकेमिकल ग्राइंडिंग के नाम से जानते हैं। इसमें देखिएगा 90% जो मटेरियल हमारा रिमूव होता है, जो 90%, देखिए 90% मटेरियल जो हमारा रिमूव होता है इसके केमिकली एक्शन के तहत होता है, और 10% मटेरियल इस ग्राइंडर व्हील के ग्राइंडिंग के कारण होता है। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इलेक्ट्रोकेमिकल ग्राइंडिंग में 90% मटेरियल केमिकल एक्शन के तहत रिमूव होता है, प्लस 10% मटेरियल हमारा मैकेनिकल एक्शन मतलब ग्राइंडिंग व्हील के थ्रू रिमूव होता है। तो चलिए इसके भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग यहाँ पे नोट कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखिएगा, इलेक्ट्रोकेमिकल ग्राइंडिंग इन ईसीजी 90% मटेरियल removed by chemical action and 10% material removed by मैकेनिकल एक्शन। मैकेनिकल एक्शन इस तरीके से हमारा हो गया। सेकेंड पॉइंट की बात करेंगे तो ये भी हमारा इलेक्ट्रिक कंडक्टिव वर्कपीस के लिए ही सुटेबल होगा। इट इज सुटेबल फॉर only suitable for
इलेक्ट्रिक कंडक्टिव मटेरियल, इलेक्ट्रिक कंडक्टिव मटेरियल। इसमें भी अगर हम बात करें इलेक्ट्रोलाइट की, तो इलेक्ट्रोलाइट इन ईसीएम, ऐसे देखिए, इन इलेक्ट्रोकेमिकल ग्राइंडिंग इलेक्ट्रोलाइट आर यूज्ड इलेक्ट्रोलाइट आर यूज। और इलेक्ट्रोलाइट कौन सा? NaCl, HCl, NaOH एटसेट्रा, इस तरीके से इलेक्ट्रोलाइट का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए इस पे जो पावर सप्लाई देते हैं वो हमेशा डीसी पावर सप्लाई देते हैं, ओनली डीसी पावर यूज। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। अब इसमें देखिएगा डीसी पावर के साथ जो हमारा मटेरियल रिमूव हो रहा है, तो ये जो मटेरियल रिमूव होगा इसमें भी शार्प एज हम नहीं प्रोड्यूस कर पाएंगे, है ना। और ये किस तरीके के मटेरियल के लिए? क्या इंटरनल ग्राइंडिंग हमारी पॉसिबल है? इंटरनल, तो मैक्सिमम इसे हम एक्सटर्नल सरफेस की ग्राइंडिंग के लिए यूज कर सकते हैं, है ना। It is used for more probable external surface ग्राइंडिंग कर सकते हैं या मशीनिंग कर सकते हैं। ग्राइंडिंग इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसमें ग्राइंडर व्हील का उपयोग कर रहे हैं, और किस मटेरियल के ग्राइंडर व्हील का उपयोग कर रहे हैं उसके बारे में भी देख लीजिएगा। इसमें नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, बोथ टूल एंड वर्कपीस essentially dipped with electrolyte solution। टूल और वर्कपीस हमारा दोनों इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में डिप होता है। और इसके अगर हम बात करेंगे ग्राइंडिंग व्हील की बात करेंगे, तो इसमें देखिएगा जो ग्राइंडर व्हील हमारा होता है वो हमारा होता है ग्राइंडर व्हील मेड बाय कॉपर कोटेड कॉपर बॉन्डेड एल्यूमिना एंड डायमंड डस्ट आर यूज। तो इस तरीके से ये हमारा बनता है, डायमंड डस्ट के साथ ग्राइंडर व्हील हमारा बनता है। अब इसके बीच में जो हम गैप को देखें, इसके बीच में जो हम गैप को कंट्रोल करते हैं, तो जो डायमंड की डस्ट हमारी ग्रिड के रूप में इस पर लगी रहती है, उस डायमंड की डस्ट की ग्रिड के साइज से इस वर्कपीस और टूल के बीच के गैप को हम कंट्रोल करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, गैप ऑफ देखिए गैप ऑफ
tool and workpiece are controlled by the grit size of, देखिए ग्रिट और ग्रेन साइज होते हैं, ग्रिट साइज ऑफ डायमंड डस्ट। तो इसे भी नोट करिए, ये डायमंड डस्ट के ग्रिड साइज से यूज करते हैं। इसका भी उपयोग बहुत ज़्यादा वेरी हार्ड मटेरियल कैन बी मशीन्ड बाय इलेक्ट्रोकेमिकल ग्राइंडिंग। तो इस तरीके से इलेक्ट्रोकेमिकल ग्राइंडिंग में बहुत ज़्यादा हार्ड मटेरियल की भी मशीनिंग कर सकते हैं। अब देखिए, इसमें इलेक्ट्रोकेमिकल ग्राइंडिंग में जो वर्कपीस का शेप और साइज है ये बड़ा भी होगा, तो हम क्या करेंगे, इस वर्कपीस और साइज को फीड देते हुए आगे बढ़ेंगे और आसानी से हम रिमूव कर पाएंगे, है ना। तो वर्कपीस के शेप और साइज पे इस पे डिपेंडेंट नहीं होता है, लेकिन ये भी मोर कवर एरिया को, सरफेस एरिया को मोर कवर करता है। तो ये सारे जितने भी हमारे नॉन कन्वेंशनल मशीनिंग हैं, ये हमारे क्या करते हैं, कवर मोर सरफेस एरिया एंड इनिशियल कॉस्ट हाई। इनिशियल कॉस्ट इसकी हाई होती है और ये मोर एरिया को कवर करता है। अच्छा, मटेरियल रिमूवल रेट की बात करेंगे तो देखिए, इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग में जैसे मटेरियल रिमूवल रेट होता था, सिमिलर उसी तरीके से होगा, लेकिन इसमें मटेरियल रिमूवल रेट इलेक्ट्रोकेमिकल से क्या होता है, लो होता है, बहुत लो होता है। मटेरियल रिमूवल रेट MRR वेरी लो, वेरी लो देन इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग। तो इस तरीके से इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग के रेफरेंस में इलेक्ट्रोकेमिकल ग्राइंडिंग में मटेरियल रिमूवल रेट बहुत कम होता है। चलिए, अब देखें, ये पूरा प्रोसेस जो हमारा कंप्लीट होता है, इसमें क्या होता है, जब हम वर्कपीस को पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं और ग्राइंडिंग को निगेटिव टर्मिनल से, तो वर्कपीस हमारा एनोड की तरह एक्ट करता है और वर्कपीस के पॉजिटिव आयंस हमारे इलेक्ट्रॉन की तरफ आकर्षित होकर आगे की ओर बढ़ जाते हैं। तो इस तरीके से वर्कपीस ऑलवेज विल बी रिएक्ट एज ए कैथोड। नेक्स्ट पॉइंट हमारा हो जाएगा, वर्कपीस एक्ट एज ए एनोड। पॉजिटिव है तो एनोड होगा, एंड टूल ग्राइंडर व्हील, ग्राइंडिंग व्हील, एक्ट एज ए एनोड। बाकी सारा केमिकल रिएक्शन आपका इलेक्ट्रोकेमिकल के ही तरह होगा। तो इस तरीके से ये हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल ग्राइंडिंग कंप्लीट होता है। इलेक्ट्रोकेमिकल ग्राइंडिंग में मेन देखें, याद रखने वाली जो चीज़ें हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछी जाती है, इस ग्राइंडर व्हील का मटेरियल किसका बनाया जाता है। तो ग्राइंडर व्हील का मटेरियल हमारा किसका बनाया जाता है, ब्रास का भी हम बना सकते हैं, कॉपर का भी बना सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से हमारा होता है। इसके ऊपर जो हम एब्रेसिव ग्रेन्स लगाते हैं, ग्रिट लगाते हैं, वो हमारे किसके लगाते हैं, डायमंड की डस्ट के लगाते हैं।
और इस पे जो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, कहीं कहीं आपसे डाई इलेक्ट्रिक कह देगा, तो डाई इलेक्ट्रिक नहीं, इलेक्ट्रोकेमिकल ग्राइंडिंग में इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन का यूज करते हैं। कौन सा सॉल्यूशन होगा? NaCl, HCl, NaOH, HNO3, इस तरीके से सोडियम सल्फाइड ये यूज होगा। इसमें नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमारा है, इसमें ये पूछा जाएगा कि पावर सप्लाई हमारे DC का यूज करते हैं या AC का यूज करते हैं या दोनों का यूज करते हैं। तो इसमें हमारी पावर सप्लाई DC का यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा पूछा जाएगा कि इसमें मटेरियल हमारा कितना % केमिकल एक्शन के तहत रिमूव होगा और कितना % मैकेनिकल एक्शन के तहत। इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग में 100% मटेरियल केमिकल एक्शन के तहत रिमूव होता है, लेकिन इलेक्ट्रोकेमिकल ग्राइंडिंग में 90% केमिकल एक्शन के तहत और 10% आपका मैकेनिकल एक्शन के तहत मटेरियल रिमूव होता है। तो इस तरीके से स्टूडेंट हम लोगों का 3 मशीन कंप्लीट होती है। पहली इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीनिंग, दूसरी इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग और तीसरी इलेक्ट्रोकेमिकल ग्राइंडिंग। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप एक नोट्स बना के रख लीजिएगा, ये सारे एग्जाम से रिलेटेड हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्लास में आपका डिस्कस करेंगे, जैसे बाकी की बची हुई मशीनिंग, अल्ट्रासोनिक मशीनिंग, वायर। देखिए अभी हमारी एक बची हुई है, जैसे हमने पढ़ा हुआ है, अभी हमने पढ़ा हुआ है इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीनिंग, तो उसी तरीके से हम लोग का एक बचा हुआ वायर इडियम, वायर इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीनिंग, तो उसको भी हम लोग पढ़ेंगे। वायर में होता क्या है कि एक वायर होता है इस तरीके से, देखिए ये हमारे ये रोलर लगे होंगे और इन रोलर पे एक वायर लगा होगा और यहाँ पे दूसरे रोलर लगे होंगे और ये वायर ऐसे चला जाएगा और यहाँ पे वर्कपीस होगा। जब ये वायर हमारा ऐसे, देखिए ये वायर हमारा ऐसे घूम रहा होगा और वर्कपीस आगे की ओर बढ़ेगा, तो इस वर्कपीस में इस तरीके से ऐसे 2 भाग 3 भागों में कट हो जाएगा। तो इस तरीके के, और इसमें भी पूरा यही केमिकली एक्शन होता रहेगा, डाई इलेक्ट्रिक फ्लूइड यूज होगा। तो इस तरीके के प्रोसेस को हम लोग जानते हैं वायर इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीनिंग के नाम से। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग वायर इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीनिंग पढ़ेंगे, अल्ट्रासोनिक मशीनिंग पढ़ेंगे, लेजर बीम मशीनिंग, इलेक्ट्रॉन बीम मशीनिंग। तो चलिए आज का लेक्चर हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। थैंक यू।